आपको क्या लगता है जो ज़्यादातर लोग तो इसीलिए आते हैं ट्रेडिंग में कि हम प्रॉफिट बनाएंगे, बट मैक्सिमम लोग लॉस क्यों करते हैं? नहीं, प्रॉफिट कमाएंगे वो इंटेंशन बिल्कुल सही है एंड मैक्सिमम लोग लॉस क्यों करते हैं? तो कितना आपने अमाउंट बना लिया था ट्रेडिंग से जो आपको लगा कि अब मैं जॉब छोड़ूंगा? देखिए, मेरा ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग से ऑलमोस्ट 1 CR तक अर्न कर चुका था मैं। तो सर आपने ट्रेडिंग से सिर्फ, अगर हम बाकी की चीज़ों को साइड करें, सिर्फ ट्रेडिंग से आपने कितना बनाया हो? 7.5 करोड़ के करीब, तो इट विल बी इन 10 years। बहुत सारे एस्पायरिंग ट्रेडर्स होंगे जिनको ट्रेडर बनना है, बट वही है कि डर भी सताता है कि भाई लॉस ना हो जाए, कैपिटल हमारा ज़ीरो ना हो जाए। तो क्या अप्रोच रखना चाहिए अगर हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, बिगिनर है तो? कितना कैपिटल होगा बिगनर? एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए। तो फिर तो आपको कमोडिटीज, अगर आप ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रेडिंग आपकी मतलब ऐसे बिगेस्ट परचेस क्या है अभी टिल डेट? मेरा घर। क्या अमाउंट का होगा सर? आज के टाइम में आपको उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि मुझे घर में इतना पैसा नहीं डाला चाहिए? बिल्कुल नहीं यार, मतलब आप बहुत ही खुश हूँ। वैसे सर ट्रेडिंग में गुड डेज भी होते हैं, बैड डेज भी होते हैं, तो ऐसा कोई दिन जिसमें आपने हाईएस्ट लॉस मारा हो किसी भी गलती की वजह से? हाँ, गलती हुई थी। मेरा बिगेस्ट लॉस मुझे पड़ा था क्रूड ऑयल में। आई थिंक एक दिन में, आई गेस में भी शायद 8.5 लाख रुपए के करीब आई लॉस्ट। दिस इज इन 2019। अभी भी मैं फुल टाइम नहीं हुआ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के जो हमारे मिलियनियर गेस्ट हैं, इनके बारे में अगर बताऊं तो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं और फुल टाइम ट्रेडर हैं लास्ट 5 साल से, और उससे पहले ट्रेडिंग करते थे जॉब के साथ साथ में। बट इन्होंने 2019 में अपनी जॉब छोड़ दी थी और ये फुल टाइम ट्रेडिंग करने लगे। और मिलेनियर इन डिफेंडर एपिसोड की खासियत यही होती है कि इसमें मिलेनियर लोग ही फीचर होते हैं। मतलब आप समझ गए रहोगे कि इन्होंने अपने ट्रेडिंग से $1 मिलियन का प्रॉफिट किया है लास्ट जितने साल से भी ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, हम आपको मिलाने वाले हैं। पुणे से आए हुए हैं यहाँ पर गुड़गांव में, मुझे पता चला, तो मैं अभी जा रहा हूँ जहाँ पे वो स्टे कर रहे हैं। तो उनको अब पिक करूँगा, फिर उनके साथ हम करेंगे बातचीत कि कैसे वो मिलियनियर बने, उनकी पूरी जर्नी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा, तो दिल थाम कर इत्मीनान से आप इस एपिसोड को देखिए, एंजॉय करिए इस मिलियनियर इन डिफेंडर के जबरदस्त एपिसोड को। सो गाइस, फाइनली साहिल जी हमें दिख गए हैं, तो अब इनको यहाँ से पिक करते हैं। और जो इनका एयरबीएनबी था थोड़ा सा अंदर था। आइए सर, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका थैंक यू। हमारे डिफेंडर में। बहुत ही शानदार गाड़ी, बहुत ही अमेजिंग एम्बियंस बना रखा है। मैं एक्चुअली आपके जो व्यूअर्स होंगे, दे शुड लर्न, या एटलीस्ट मैं तो यही सीखा हूँ, हाउ टू यूज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट एज एन एसेट। आपने स्टूडियो का खर्चा बचाया, सारा कुछ बचाया, और टाइम भी बच जाता है। टाइम भी बच जाता है, एंड सामने वाले को एक सर एक्सपीरियंस। माइक किसको कहीं पे फिक्स करते हैं अपन? ओके साहिल सर, तो वैसे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया मेरी ऑडियंस को कि मैं किन से मिलने जा रहा हूँ, बट मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी मेरी ऑडियंस को बताएं कि आप कौन है, क्या करते हैं, और फिर उसके बाद आपकी जर्नी पे बढ़ेंगे अपन। श्योर। तो क्वालिफिकेशन वाइज मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके। 2007 ग्रेजुएट हूँ मैं। और कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मेरा फर्स्ट जॉब बैंगलोर में था। अच्छा। 3 साल जॉब करने के बाद मैंने MBA किया। MBA SIBM से किया। अच्छा। पुणे में। एंड उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू डेलॉयट कंसल्टिंग में जॉब लगा। और डेलॉयट कंसल्टिंग के थ्रू वैसे हैदराबाद में था, बट मेरा प्लेसमेंट फिर इवेंचुअली आई मूव टू गुड़गांव, और दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि जब मैं NCR रीजन में रहने आया। दिस इज़ इन 2012। फिर 2012 से मतलब मैं कुछ साल वहाँ पे काम करने के बाद आई लेफ्ट इट, एंड मैंने फिर पुणे में एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काम किया। ओके। 2014 में शायद मैंने काम स्टार्ट किया। और 2020 तक मैंने जॉब एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया था। और उसी तब दौरान तक आप गुड़गांव में ही थे? हाँ, 2012 से 14 तक एक 1.5-2 साल के करीब मैं NCR रीजन में था, डेलॉयट में। फिर शादी हुई, फिर पुणे में एक जॉब मिल गया, वहाँ पे सेटल हुए, और वहीं पे ही जॉब में आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। तो अराउंड बट आपको जैसे पता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगता है ये जानने के लिए कि प्रॉफिटेबल बनने में। हाँ, प्रॉफिटेबल बनने से ज़्यादा रिलायबली प्रॉफिटेबल बनने में, कि इज़ दिस अ रिलायबल वेज ऑफ ग्रोइंग कैपिटल। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 6 साल तक लग गए, 5-6 साल लग गए वो करने में। गॉट इट। और 2019 में फिर मैंने जॉब में रहते रहते कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। ट्रेडिंग से रिलेटेड? हाँ जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, छोटी कंपनी अर्तेगा में फाइनेंशियल सर्विसेज, जस्ट Y4 में उसके प्रमोटर्स बने। द इंटेंशन वाज कि एक लीगल एंटिटी और क्रिएट किया जाए
थोड़े और एफिलिएशंस लिए जाए, कुछ किया जाए जिससे वो एंटिटी पैसा कमाए, क्योंकि मैं जॉब के अभी छोड़ने के मूड में आ चुका था। 2018 में ही मैं मन बना चुका था कि जॉब तो छोड़ना है अब, बट जस्ट उसको बैठ के टाइम कर रहा हूँ कि बाकी चीज़ें अलाइन कर जाएं उसके साथ। सो वन ऑफ द थिंग्स इज़ दैट कि आप जब जॉब छोड़ के अपना सेटअप करने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगता है उसे। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में या एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। राइट। करंट अकाउंट खोलने के लिए थोड़े से फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन से लेके प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिट करना पड़ता है, जहाँ पे विजुअल इंस्पेक्शन होता है। फिर जो नेसेसरी लाइसेंस है उसे लेने में टाइम लगता है। तो जो डिसीजन है आपका कि मैं एक अपना लीगल एंटिटी खोलूंगा, और जब तक उस लीगल एंटिटी के अकाउंट में 1 रुपया आता है उसमें 100 दिन तक लग सकते हैं। सो इट इज़ बेस्ट कि अगर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयड है तो वो तब तक रहे सिस्टम में जब तक उसका एक करंट अकाउंट कंप्लीटली फंक्शनिंग ना हो और उसमें प्रूफ हो कि पैसा आ रहा है। ओके। एंड जब एक बार वो आ जाए तो देन आपने एक और इनकम सोर्स अपने लिए क्रिएट कर रखा है। ऑफकोर्स वो आपके सैलरी को मैच नहीं कर सकता, बट एक सोर्स तो है जिसको आप जॉब छोड़ने के बाद ग्रो कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट, दैट वाज माय ट्रांजिशन। मैं ट्रेडिंग रिलेटेड ही इंडस्ट्री में काम करने वाला था। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर तो मैं हुई, बट ट्रेडिंग को एक बेस बना के ऑल्टरनेट इनकम सोर्सेज क्या क्या क्रिएट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सब ब्रोकरशिप लिया, कुछ कंपनीज का अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे लिया। ओके। ताकि यू नो अफिलिएशन जिसको बोलते हैं। एफिलिएशन, हाँ जी, उसको पहले सब ब्रोकरशिप बोलते थे, अब ऑथराइज पर्सन बोलते हैं। ताकि कुछ इनकम सोर्स आए। मैं मार्केट्स के बारे में यूजुअली लिंक्डइन में और जहाँ पे लिख सकते हैं वहाँ पे मैं लिख के अपना व्यू ट्विटर वगैरह पे। ट्विटर पे भी था, बट ट्विटर समहाउ मेरा जो कंटेंट है जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो कम शब्दों में मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक कहावत है कि सॉरी आई रोट यू अ लॉन्ग लेटर, आई डिड नॉट हैव टाइम टू राइट अ शॉर्ट वन। कहने का मतलब है छोटे कम शब्दों में एक पॉइंट उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए एक बहुत डीप थॉट लगता है। करेक्ट। सो वो ट्विटर में समहाउ आई वाज नॉट बीइंग एबल टू शेयर माय व्यूज स्ट्रांगली, बट लिंक्डइन में आई वुड से दैट क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिमिट ज़्यादा है तो आई कुड एक्सप्रेस माय व्यूज अ लिटिल बिट मोर। और सर फर्स्ट टाइम आप ट्रेडिंग में कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे? जैसे हर कोई इंट्रोड्यूस होता है बेसिकली, आई जस्ट ओपनड अ डीमैट अकाउंट। और जब डीमैट अकाउंट खोला तो मेरा तो प्लान एक्चुअली स्टॉक्स खरीदने का था। आई डिडंट इन्वेस्टमेंट में। हाँ जी, मेरे को एक्चुअली पता भी नहीं था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एफएनओ। आई न्यू एफएनओ एज लॉट्स, बोलते हैं उसको, बस लॉट्स। बट मुझे बाकी उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं थी। एंड देन जो इस ब्रोकर के अकाउंट में मैंने वो खोला था, दी ब्रोकर बेसिकली उनका एक ट्रेडिंग टर्मिनल होता है, जो डीलर्स होते हैं वो आपको कॉल करते हैं और कॉल करके एसेंशियली जो फर्स्ट टाइम अकाउंट्स होते हैं उनको सॉर्ट ऑफ, जैसे आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो बस अभी आपको डर लग रहा है तो आप पहली बार जा रहे हैं तो किसी ने आपको ना हल्का सा धक्का दे दिया है, तो वो कर देते हैं और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, मतलब गुड या बैड जो भी हैं, जो आपका एक एक्सपीरियंस सेट करते हैं जिसके चलते आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। क्योंकि मुझे जब वो एडवाइस मिला तो मैंने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था और आई थिंक 2 दिनों के अंदर अंदर 50,000 जा चुके थे उसमें से। तो वो नेगेटिव एक्सपीरियंस था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, बट मैंने उसमें से बस ये पॉजिटिव खोजा कि अगर कोई ऐसी जगह है जो कि 1 लाख में से 50,000 रुपए 1-2 दिनों में ले सकती है तो ये वही जगह है जो आपको 50,000 भी 1-2 दिनों में दे सकती है। ओके। एंड देयर हैज़ टू बी, I was hoping that there is some reasonable way to approach this place जहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है जहाँ पे स्पेक्यूलेटिव इनकम सोर्स क्रिएट किया जा सके। क्योंकि अगर आपके लाइफ में थोड़ा सा आपका एक एस्पिरेशन है, मतलब क्योंकि हमारा अगर आप कंट्री देखेंगे थोड़ा सिक्योर है, हमारा सिस्टम रोबस्ट है थोड़ा बहुत, सो इट्स अ कंट्री दैट्स गोइंग टू ग्रो। और अगर आपका ऐसा ग्रोथ एस्पिरेशन है कि मैं एवरेज से ज़्यादा ग्रो करूँ तो आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड ट्रेडिंग इज नॉट अ सिक्योर इनकम सोर्स बट अ स्पेक्यूलेटिव वन, कि वो देगा तो वो 1 ही 2 महीने में मतलब कहीं अच्छा बना सकते हैं। सो जस्ट वो बने कैसे रहे ताकि वो 2 महीने हमें एक्सपीरियंस हो जाए, जब उसने देना है पैसा वो रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू होगा। एंड दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग एक्सटेंसिवली, मोर देन डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना। इट वाज मोस्टली अबाउट अपना पोजीशन साइज उस हिसाब से रखूं कि अगर मैं 6 महीने भी सही ना प्रेडिक्ट कर पाऊँ तो भी मैं मार्केट में बना हुआ हूँ, बट वो पोजीशन साइज इतना रोबस्ट है कि जब मार्केट को देना होगा तो जो एक्रूड लॉसेज हैं वो भर के देगा। सो एसेंशियली मैंने अनलाइक जो ज़्यादा चलन है, मैंने एक्यूरेसी पे फोकस ही नहीं किया। आई वाज लाइक कि 20-30% एक्यूरेसी मान के चलते हैं अपना, क्योंकि आई वाज स्टार्टिंग ऑफ विद ऑप्शन बाइंग एंड फिर फ्यूचर्स में किया। दीज आर लेस एक्यूरेट देन ऑप्शन सेलिंग, तो मैंने एक्यूरेसी पे कभी फोकस नहीं किया। आई जस्ट फोकस्ड ऑन डिस्टेंस, कि मैं एक पोजीशन खड़ा कर दूं और अगर वो चल जाए तो मैं उस पर बैठ जाऊँ, एक्सपायरी के अंत तक देखूं। और जितना वो आपको अनसर्टेन, क्योंकि कभी कभी आप 1 लाख रुपए प्रॉफिट में उस पोजीशन में और एक्सपायरी तक आते आते आपके पास सिर्फ 1,000 रुपए बचते हैं, तो बुरा भी लगता है। बट मेरा ऐसा मानना था कि अगर मुझे 5 लाख कमाने तो वो
1 लाख तो दिखाएगा ही, तो आई शुड नॉट स्क्वायर इट ऑफ। एंड ये एटीट्यूड रखने से एक्यूरेसी तो ड्रॉप हुआ बट रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। एंड आई थिंक दिस इज़ द डिफरेंस आई गेस जो मैं कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि एक्यूरेसी से ज़्यादा अगर एक ट्रेडर एक पोजीशन लेने के बाद उस पोजीशन को एक्सपायरी तक होल्ड करने के लिए रखता है तो देयर विल बी सर्टेन एक्सपायरीज जहाँ पे मैजिक हो जाता है। एंड आपके करियर के 90% अर्निंग्स आपके 10% ट्रेड से आने हैं, तो हमें पता नहीं है वो कौन से ट्रेड्स हैं जो वो देंगे। एंड हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि हर ट्रेड को ऐसा सोच के लें कि मे बी दिस इज़ द वन जो काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगा। और आपके पास जितना कैपिटल आएगा आप उतने ही मार्केट्स या सिक्योरिटीज़ में अपने आप को पोजीशन करते रहेंगे कि कहीं पे भी एक स्ट्रांग मूव आए आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है with controlled, finite, well-defined risk and infinite potential gain. Okay. Yes. So this was the approach, and इसको reliable enough करने के लिए, confident enough feel करने के लिए और अपने finances को उस हिसाब से secure करने के लिए मुझे around 5 से 6 साल लग गए। मुझे पता था कि कोई भी setup का maximum failure chance पहले 2-3 सालों में होता। फिर जब न्यू सेटअप क्रिएट करने के बाद मुझे और 2-3 साल भी हो गए ये काम करते, देन माय कॉन्फिडेंस बिकेम इवन हायर। ओके। एंड दिस इज व्हाई दे हैव। आपने सिर्फ मार्केट से ही सीखा या फिर आप किसी को देखते थे या कहीं से आपने क्लासेस वगैरह लिया? क्योंकि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करी थी, जी तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए सारा कुछ नया था ये। बिल्कुल। कैसे आप इसको सीख पाए? आई पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो मुझे एक्चुअली मैं आज की डेट तक भी यूट्यूब पे कंटेंट ऐसे कंज्यूम नहीं करता हूँ। इट्स आइदर ओनली म्यूजिक। ओके। आई डोंट वॉच कंटेंट रिलेटेड टू फाइनेंस ऑन यूट्यूब, ठीक है। अनलेस इट इज समथिंग स्पेसिफिक दैट आई एम सर्चिंग फॉर एजुकेशन, या और मैं उस टॉपिक पे रीड नहीं करना चाहता हूँ। बट मेरे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग वॉज रीडिंग। और यहाँ पे आई थिंक मैंने कई बुक्स पढ़े, मतलब आई थिंक मे बी क्लोज टू 200 बुक्स भी हो सकते। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड या फिर नहीं, टेक्निकल सिस्टम्स रिलेटेड। सो आपका साइकोलॉजी जो है, आपका जो माइंडसेट जो है वो बाद में डेवलप होता है। पहले तो आपको फ्रेमवर्क समझना है कि हाउ डू आई टेक अ डिसीजन इन द मार्केट। सो टेक्निकल एस्पेक्ट से रिलेटेड इज बेसिकली वेयर आई वुड फोकस ऑन। एंड मैंने कई किताबें पढ़ी उसमें, मतलब मे बी सेवरल हंड्रेड, बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज दैट कि देयर इज अ पब्लिशर बाय द नेम वाइली पब्लिकेशन, WILEY पब्लिकेशंस है। एंड उनके अंदर से आने वाले जो ऑथर्स थे उनके बुक्स का क्वालिटी का स्तर बहुत हाई था। आई डिड नॉट, मैंने जो इवेंचुअली जो अपने लिए क्रिएट किया ट्रेडिंग सिस्टम, दे आर यूनिकली कंबाइनिंग माई ओन पैरामीटर्स ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, बट जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं आई लर्न फ्रॉम दीज बुक्स। और इनके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, कई सालों तक टाइम स्पेंड किया। और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, बट आई डोंट रीड एनी मोर दैट मच नाउ, बट समटाइम्स आई फाइंड द नीड कि मेरे को ये रेफर करना चाहिए अभी। सो इट्स सोर्स ऑफ लर्निंग वॉज ऑलवेज बुक्स, एंड YouTube was not a source of learning. YouTube at best could have been the direction of learning कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए इस एस्पेक्ट पे, was the more focus on YouTube, क्योंकि एक इंडिविजुअल अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता है और ये बताता है कि आपको मेरे हिसाब से इस पे फोकस करना चाहिए। सो फोकस तो आपको ही करना पड़ेगा घर पे बैठ के, क्योंकि एक दिन आप उठ के उस पर अपना पैसा लगाने वाले हैं। सो दैट हैज़ टू बी द कोर ऑब्जेक्टिव। ओके। और जो आप बता रहे थे कि आपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए जब आप ट्रेडिंग में आए, जी, तो एक तो आपने वो बताया कि सब ब्रोकर वाला, हाँ जी, सब। उसके अलावा और क्या क्या सोर्सेज आपने क्रिएट करे? आई बिकेम अ सेबी रजिस्टर्ड RA ऑल्सो। सो ये किस टाइम पे आप बने? ये इमीडिएटली, मतलब 2021 तक मैं लाइसेंस, हाँ जी, मैं लाइसेंस ले चुका था। एंड फिर उसके बाद आई वर्क विद से अपसर्च के साथ टू क्रिएट कोर्सेज ऑल्सो। ओके। तो अपसर्च के साथ आप बना रहे थे, तो आपका कोई यूट्यूब चैनल नहीं था? नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल तो एक्चुअली अभी 2-3 हफ्ते पहले ही, मतलब अपसर्च में मैंने जब अपना पहला मेंटरशिप लिया था तो आई रियलाइज्ड कि आई हैव लॉस्ट टच ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आई हैव लॉस्ट टच ऑफ कैमरा के सामने बोलना, मतलब एकदम अलग है वो एक्सपीरियंस। आपको जो आता है आप भूलने लगते हैं। कैमरा फियर है आपको? फियर तो नहीं है, फियर नहीं है। इट इज जस्ट दैट कि एक्सपीरियंस नहीं था, जस्ट दैट्स अबाउट। आई डोंट फियर इट, बट आई डोंट इवन लव इट। मतलब बेसिकली अगर मैं अपने आप को डिफाइन करूंगा तो आई विल से आई एम अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इंट्रोवर्ट। तो कॉन्फिडेंट मतलब मुझे ऐसा फियर नहीं है, आई नो, बट इंट्रोवर्ट का मतलब है अगर मैं बहुत ज़्यादा देर तक उस एनवायरनमेंट पे अपने आप को एक्सपोज रखता हूँ तो मैं बहुत फटीग फील करता हूँ। अच्छा। एंड वो फटीग ऐसे दिनों तक लास्ट करता है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू आवर्स। So that has been the but so once I got there I realized कि मैंने अपने कंपनी के नाम पे एक YouTube चैनल खोल के जस्ट कैमरा के सामने आना प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया कि जस्ट बात करूँ मैं एंड बोलता रहूँ एक टॉपिक पे, तो लोगों से फिर फीडबैक आना स्टार्ट होता है एंड इट मेक्स यू बेटर एट कम्युनिकेटिंग, क्योंकि आपको
हम जब बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ और हमारे घर वालों के साथ, एसेंशियली हम सेम सेगमेंट के लोग हैं, एक ही फैमिली के, एक ही लोकेलिटी के, तो हमारे बात करने का तरीका जो है वो एक दूसरे से हम इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। बट सपोज़ कीजिए कि मैं अगर यहाँ पे एनसीआर में हूँ और कोई साउथ इंडिया में है, कोई वेस्ट इंडिया में है, कोई ईस्ट में है, तो हाँ, वो जो जो एग्जाम्पल्स हैं, जो रिलेटेबिलिटी है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो टू हैव अ पैन कंट्री communication requires some practice, so I have tried to do that, not like जैसे there is a Toastmasters club for public speaking, मैं even considered that to go there just to because मैं नहीं चाहता था कि अगर आप बोल रहे हैं तो आप किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो अपने साइड से लोग कनेक्ट करें उस चीज लोग कनेक्ट करें, उनका थोड़ा फ़ायदा हो। अभी जैसे यू नो वी कुड हैव डन दिस एनीवेयर, बट आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके यू मेड इट कंफर्टेबल फॉर मी, कंफर्टेबल फॉर द व्यूअर, सो इट्स बिकॉज इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द ऑडियंस एक्चुअली। तो आप ट्राई, क्योंकि हम लोग कोई अमिताभ बच्चन तो है नहीं ना, मतलब कि बिल्कुल उस तरीके से बोलेंगे। सो दिस इज बट मुझे जो लगता है कि जैसे जब जितना हम रॉ रहते हैं ऑडियंस के साथ में भी, तो वो लोग और ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। जितना हम बनाने की कोशिश करते हैं, मे बी वो थोड़ा एंटरटेनिंग लगे, यस, बट शायद वो कनेक्ट ना कर पाए, उनको फेक भी लग सकता है वो बट चीज़। आपका रॉ वर्जन ही अगर बेटर होता जाए तो क्या हाँ, तो प्रॉब्लम? वो ज़्यादा अच्छा हो। दैट्स द इंटेंशन कि अपना रॉ वर्जन ऐसा रखो कि आप एक विजन के साथ चलो कि ये जो कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो टॉपिक आप कर रहे हो, उसको आगे 10 साल 20 साल 30 साल तक लोग रेफर करेंगे। एंड उस समय द एग्जाम्पल दैट इज सेट इज नॉट अ पुअर वन, and कि what is the quality and what is the capability of an individual in this segment वो adequately reflect हो। क्योंकि जैसे मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडर्स एंड ट्रेडिंग के अगेंस्ट एक सिस्टमेटिक नेगेटिव कैंपेन चलता है कि वो गैम्बलर्स हैं। आई थिंक द रियल स्किल एक ट्रेडर का प्लानिंग और प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट का वो अंडर सेल किया जाता है, एंड ट्रेडिंग को इजी एक्टिविटी मान के पोजीशन किया जाता है। एंड एक्चुअली आई डोंट थिंक सो, इट टेक्स क्वाइट अ फ्यू इयर्स। जैसे कल को मैं बोल दूँ तबला बजाना इजी है, कि आपको हाथ लेके किसी टेबल पे ही तो मारना है, कितना डिफिकल्ट, बट कोई नाचे उस पे, मतलब उसके लिए आपको हो सकता है आपको लाइफ डेडिकेट करना पड़े, या कोई फील करे वो म्यूजिक इंटरनली, तो एसेंशियली तो देना पड़ेगा। सो सिमिलरली ट्रेडिंग इज आर्ट एक्चुअली, तो कई एलिमेंट्स का हार्मनी जब होता है तो तब जाके आपका आउटपुट एक सर्टेन क्वालिटी का होता है। तो इट टेक्स सम टाइम एंड इट्स इजी ऑन द सरफेस, जस्ट लाइक हाउ कुकिंग फूड इज इजी, बट खाने को भी बनाने का स्तर कहाँ तक लेके जाते हैं लोग। सो समथिंग लाइक दैट। ग्रेट। इंटरनेट पे इतना बज़ है कि ट्रेडिंग से भाई मैंने रोल्स रॉयस ले ली, ट्रेडिंग से मैंने ये कर लिया, और नो डाउट ट्रेडिंग से पैसे बनते भी हैं, आप एग्जाम्पल हैं। बट जो इतना नॉइज़ है इसके अराउंड, और उसका रिजल्ट दिखा के या उससे लोगों को मोटिवेट करके, कहाँ तक ये सही है कि लोग उस चीज़ को देख के ट्रेडिंग में आना चाह रहे हैं? सोशल मीडिया में कंटेंट ब्रॉडली दो कैटेगरीज में, एक एजुकेशन और एक एंटरटेनमेंट में। सो जो लाइफस्टाइल कंटेंट है दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ एंटरटेनमेंट। अभी देखिए कैसा है कि अगर मुझे रोल्स रॉयस खरीदना होगा तो आई विल वेट फॉर अ बिजनेस टू गेट प्रॉफिटेबल, और टैक्स बेनिफिट्स के लिए अगर मुझे एक्सपेंस शो करना है, और मेरा ऐसा ही प्लान है कि उसको एज अ एसेट यूज़ करूँ, कि मैं इंपॉर्टेंट लोगों से या कंटेंट या तो अगर तो इट्स लाइक अ मोबाइल ऑफिस, तो आपका बिजनेस यूनिट उतना प्रॉफिटेबल होना चाहिए। एक इंडिविजुअल के नाम पे आप रोल्स रॉयस से कितना बड़ा डेप्रिशिएटिंग एसेट खरीद लो, दिस इज जस्ट पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। आई फील कि येस, किसी ना किसी को आपको एक बेटर लाइफ दिखाने का काम करना चाहिए, किसी ने तो करना चाहिए। सो दोज इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग इट, कि अगर वो पेंट हाउस में स्विमिंग पूल में है, सो समवन नीड्स टू शो इट कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट जब आपके पास पैसा आएगा कि आप एग्जैक्टली वही करेंगे, दैट इज़ योर डिस्क्रिशन। एंड मेरे पास अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 करोड़ या 1000 करोड़ होंगे, आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग दैट इवन देन। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि आई विल फोकस मोर ऑन बिजनेस प्रोसेसेस, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता था तो वो एक कमरे से था। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ तो मैं 100 चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं हज़ारों नए लोगों से मिल रहा हूँ। कोई बोल सकता है कि आप जब ये कर रहे हैं तो अगर आप ट्रेडिंग से कमा रहे हैं तो घर के बाहर आने की ज़रूरत ही क्या है? तो ज़रूरत इज़ बेसिकली पर्सनल ग्रोथ। मैं आपसे सीखता हूँ, मैं मतलब कितने लोगों से मिला हूँ इन द लास्ट 10 डेज। अभी कल वो फाइनेंस का इवेंट भी है हमारे द्वारका में, तो आई विल मीट मेनी मोर पीपल देयर। आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। आई मेट फॉरेक्स ट्रेडर्स, क्रिप्टो ट्रेडर्स, कोई यूएई सेटल्ड है, कोई यू नो इट्स जस्ट देयर सो मच टू वर्ल्ड, एंड दिस इज़ द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। एंड आई फील कि थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद यू कैन ऐड वैल्यू इन दोज नेटवर्क सर्कल्स। तो हर किसी का एक रोल है सोसाइटी में, हम अच्छा बुरा नहीं कह सकते। दे आर एंटरटेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, and these people when they get money who are watching it, they can then see
हाउ टू यूज दैट मनी बेटर, वो अलग सेगमेंट है, वो कंटेंट थोड़ा सा बोरिंग है, वो मे बी थोड़ा टेक्निकल है, बट जिसके पास पैसा आ जाता है और वो बचाने का सोचता है तो वो बोरिंग कंटेंट भी देख लेता है, आई थिंक सो। तो आपकी पर्सनालिटी क्या है, मनी सेविंग या ज़्यादा पैसे कमाना? देखो पैसे कमाना इज़ माई डोमिनेंट पर्सनैलिटी, बट मतलब इन द सेंस कि अगर मैं सपोज़ कीजिए कि मैं अफ्रीका के किसी कंट्री में हूँ, या मैं अगर अफ़गानिस्तान में हूँ या पाकिस्तान में हूँ जहाँ पे बेसिकली जान के वांदे हैं, तो वहाँ मेरा मनी सेविंग अप्रोच नहीं होगा। वहाँ तो बेसिकली जो है वो अर्निंग का अप्रोच नहीं होगा, क्योंकि आप जितना बाहर जाएंगे उतना आप रिस्क में है, एक्चुअली लाइफ को रिस्क में है। बट अगर आप इंडिया में हैं, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, और वन ऑफ द आप लोगों का टैलेंट देखिए, मतलब मैं अपने से 15-15 साल के छोटे लोगों से मिलता हूँ एंड उनका मैच्योरिटी इज़ वेयर इट्स उनको भी लोग ऐसे लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स मानते हैं कि दे लाइफस्टाइल, बट दे रियली, आप अगर उनको देखेंगे, यस वो ट्रेडिंग दिखा रहे हैं, इन वो रोल्स रॉयस दिखा रहे हैं, बट आपको वो नहीं दिख रहा है कि वो एक 100 लोगों की कंपनी साइड बाय साइड भी चला रहा है। अब एक बंदा जो 100 लोगों को मैनेज कर रहा है, वो बंदा क्या होगा, यू नो, टू टेक रिपोर्टिंग फ्रॉम 100 पीपल एंड टू कोऑर्डिनेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू नीड अ कोर स्किल सेट, एंड ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी होना अपने आप का एक बहुत बड़ा स्किल सेट है। ट्रेडिंग का प्रोसेस कैसे आता है कि से फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो फैमिली है, वी आर अ फैमिली ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कि मेरे फादर जो हैं इज़ अ वेटनरी डॉक्टर, मैं भी एक एम्प्लॉय था। अभी जब मुझे एम्प्लॉयमेंट से लेट्स से बिजनेस जाना है, तो एक बीच में गैप आता है, वो गैप आपको ट्रेडिंग फिल करके देता है। फिर जब आप वो ट्रेडिंग से वो आप कुछ चीज़ें सीखते हैं, नेटवर्क करते हैं, आपके पास कुछ हद तक कैपिटल भी आता है, तो फिर आप बिजनेस प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं, और बिजनेस प्रोसेसेस को क्रिएट करने में आप अपने स्किल सेट्स को आंकते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज इट दैट आई एम गुड एट, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं अभी, अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं स्टील फैक्ट्री खड़ा कर दूं, बट इतना है कि मैं कंटेंट क्रिएट करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बिकॉज वो मेरे, मतलब जिसको बोलते हैं औकात में, मतलब मैं ये मैं कर तेरे सकता कंट्रोल हूँ, में। कंट्रोल में है, ये मेरे प्रोसेस मेरे कंट्रोल में आ सकता है। बट मैं एक जूतों की फैक्ट्री खड़ा कर दूं, या मैं डायमंड पॉलिशिंग, जैसे मैं जेमोलॉजिस्ट हूँ, बट आई वोंट इवन थिंक ऑफ, मैं डायमंड ट्रेड करने का सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ से डिमांड क्रिएट करके सप्लायर और इनको, बट मैं डायमंड पॉलिश कर दूंगा, रफ खरीदूंगा, लेबोरेटरी सेट करूंगा, ये सब बेसिकली देखिए ये प्रैक्टिकल थोड़ा देखना पड़ता है। सो यू कुड बी अ डॉलर मिलियनेयर, बट आप, यू डू नॉट नो व्हाट पीपल हैव, और आप कितने, यूर इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, इवन विद दिस कैपिटल यूर अ स्पेक ऑफ डस्ट एक्चुअली, मतलब सो आप, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बना लिया। बहुत 10 करोड़ में, मीन्स इट्स अ जोक इज ऑन न्यू एक्चुअली, and it's not about the money, the process of learning is not complete, and that's the reason why we are here, मतलब there is more to trading than just, you know, punching an order। तो वो आता है, but first we have to learn how to punch the order। तो आपको क्या लगता है, जो ज़्यादातर लोग तो इसीलिए आते हैं ट्रेडिंग में कि हम प्रॉफिट बनाएंगे, बट मैक्सिमम लोग लॉस क्यों करते हैं? नहीं, प्रॉफिट कमाएंगे वो इंटेंशन बिल्कुल सही है, एंड मैक्सिमम लोग लॉस क्यों करते हैं, देखिए दे मेक स्टैंडर्ड मिस्टेक्स, बहुत एलिमेंट्री मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, नाउ दैट्स सो स्टूपिड, है ना, मतलब अभी इस पे क्या बोलना। अभी मेरे जैसा बंदा स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगा रहा बिकॉज इट इज जस्ट मैंडेटरी, बट द स्टॉप लॉस डिसाइड्स कि मुझे क्वांटिटी कितना लेना है। मैं क्या करूंगा कि ट्रेडिंग इज, जैसे मैंने बताया कि इट्स अबाउट मैनेजिंग योर रिस्क, ताकि आप उतनी देर तक बने रहे कि जब आपका सिस्टम फटने के इसमें आए तो आपके पोजीशंस ओपन है। सो कहने का मतलब क्या है कि मैं डिसाइड करूंगा मुझे 10,000 रुपये रिस्क करने हैं, ये मेरा डिसीजन है, ठीक है। 10,000 रुपये रिस्क मतलब 125 पॉइंट निफ्टी। अभी मेरे को जो ट्रेड दिख रहा है, अगर उसमें 25 पॉइंट का एसएल आ रहा है तो मैं 5 लॉट लूंगा, क्योंकि मुझे 125 पॉइंट फिक्स करना है, मुझे अपना रिस्क फिक्स करना है। क्योंकि अगर मैं अपने 10 लाख के अकाउंट में 10,000 रुपये रिस्क नहीं करूंगा तो मुझे उस किस्म का ग्रोथ नहीं मिलेगा। सो एक डिसीजन लेना पड़ता है पहले कि मुझे यूनिट ट्रेड रिस्क कितना करना है। और सपोज कीजिए कि मुझे निफ्टी पे एक बढ़िया सा ट्रेड दिख रहा है, बट उधर स्टॉप लॉस आ रहा है 400 पॉइंट निफ्टी, बट आई कांट टेक इट, क्योंकि नाउ 400 पॉइंट निफ्टी इज 30,000 पर लॉट, सो आई सिंपली कांट टेक दैट ट्रेड। आप अपने रिस्क को डिफाइन करेंगे, फिर अपने सेटअप के हिसाब से कौन से सिक्योरिटीज वो क्वालिफाई हो रहे हैं वो, एंड फिर क्वांटिटी डिटरमिन करेंगे। तो स्टॉप लॉस का रोल बहुत बड़ा है। सो नॉट प्लेसिंग स्टॉप लॉस इज नॉट जस्ट कि आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं, एक्चुअली इट इज अ कैटेस्ट्रोफिक ब्लंडर कि आप और 3-4 चीजें नहीं कर रहे हैं जो उसका रिक्वायरमेंट था। यू आर वेरी शॉर्ट, मतलब आप बेसिकली ट्रेडिंग एज अ प्रोसेस के आसपास भी नहीं घुसे हैं अभी तक। एंड जब लोग बिना ये किए, बिना ये सोच के कि मेरा क्वांटिटी क्या होगा, और सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे कि मार्केट आज बढ़ेगा, वो इतने कोसों दूर है ट्रेडिंग एज अ बिजनेस से। तो मुझे बुरा इस बात का लगता है कि ओके पैसा गंवाना, मतलब मैंने भी जैसे आपको बताया कि 2 दिन में 50,000 उड़े किसी की बात सुन के, बट उसके बाद जो अगले 20-40 हजार उड़ने थे ना, उसको लग गए 6 महीने। ठीक है, लॉस वहां पे भी हो रहा था, बट अब हर एक ट्रेड एक फाइट था, पूरा डॉक्यूमेंटेड प्लान था कि भाई ऐसे कमाना पैसा। सो आई एम नॉट सेइंग कि यू विल विन द फाइट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द प्रोसेस टू प्रिपेयर फॉर द बैटल, अगर आप कल को बॉक्सिंग मैच के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप टाइसन नहीं बन रहे हैं, बट आपका फिटनेस कितना इंप्रूव हो रहा है। तो आप उस साइड पे अगर सोचेंगे
तो 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए के रिस्क कैपिटल में ट्रेडिंग हैज अ लॉट टू टीच। तो बिना सीखे इट हैज दिस पोटेंशियल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। और वो क्यों? क्योंकि मार्केट इज द एपिटोम, मतलब इट्स एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। मार्केट डजंट केयर कि आपको कितना आता है, इट जस्ट केयर्स अबाउट हाउ यू बिहेव। तो सिस्टम को क्रिएट करना जो आपके बिहेवियर को ऑप्टिमाइज करता है, उसमें आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स और अपने आप का थिंकिंग प्रोसेस दोनों की जानकारी है। मैं भी कुछ ही दिन पहले कुछ ट्रेडर से बात कर रहा था, दे सेड कि जब आप फियर जो आपका है और जो आपका ग्रीड है, ये आपके सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। पीपल जस्ट थिंक इट्स नेगेटिव, इट्स नॉट नेगेटिव, इट इज द हिस्सा ऑफ द। आपने 10 लाख पे 10,000 रिस्क किया ही क्यों? ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फियर एंड ग्रीड। अगर आप 10,000 रिस्क क्वालिफाई करेंगे तो कुछ स्टॉक्स क्वालिफाई होते हैं, अगर आपने 1 लाख कर दिया क्वालिफाई, बहुत स्टॉक्स क्वालिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज फियर एंड ग्रीड का कॉम्बिनेशन। एंड वो कॉम्बिनेशन जो है उसका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। कहने का मतलब है अगर मेरा 1 लाख रुपए पे ये फियर एंड ग्रीड कॉम्बो है, 10 लाख पे वो नहीं रहता है, 1 करोड़ पे वो नहीं रहता है, 10 करोड़ पे तो और मतलब वो ना के बराबर हो जाता है। बिकॉज एक पॉइंट पे मार्केट गिव्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो ये चीज़ें जो है इनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आई ट्राई टू पुट दिस आउट। ऑफ कोर्स आई होप दैट दे अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि एक डिमिनिशिंग कर्व स्टार्ट हो जाता है थोड़ी देर बाद। आप किस किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं? ऑलमोस्ट सारे ही जो अलाउड हैं। अभी बस ये है कि नाउ बिकॉज ऑफ माई कैपिटल और इंडियन मार्केट का लिक्विडिटी ऐसा है कि इट इज़ ओनली NSE FO जहाँ पे वो पर्याप्त है। मतलब मैं कमोडिटीज़ भी किया हूँ, करेंसी भी किया हूँ मैंने। और अभी बिकॉज माई कैपिटल इज़ रीचिंग अ सर्टेन लेवल जहाँ पे आपको सरचार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं, तो इक्विटीज़ इज एज एन एसेट क्लास फॉर ट्रेडिंग इज़ वास्टली सुपीरियर। तो मेरा प्लान यही है 2026 से लेकर 2028 तक मेरे जो फ्यूचर्स के पोजिशंस हैं उनको ग्रेजुअली मैं इक्विटी में मर्ज, अपने सिस्टम्स को इक्विटीज़ के साथ अलाइन कर दूं। एंड होपफुली FNO में भी बाय 2028 मुझे नीड ना लगे इंडिया में ट्रेड करने का। एंड इंडिया में मैं 2028 ऑनवर्ड्स एक गुड इक्विटी पोर्टफोलियो लेके मार्केट को अप्रोच करूं। दैट्स द करंट प्लान। ओके, और आपने इसके अलावा इंडियन मार्केट के अलावा और कोई मार्केट ट्राई किया? नहीं, ऐसे पेपर ट्रेडिंग किया है, बट आई हैव किसमें? नॉट। ये फॉरेक्स मार्केट्स में जब दिस इज क्रिप्टो भी किया आपने? क्रिप्टो कभी नहीं किया अभी तक। क्या रीज़न है कि आप दूसरे मार्केट नहीं ट्राई कर रहे हैं? सो बेसिकली इशू क्या है कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि जहाँ मैं 10 करोड़ नहीं लगाने वाला वहाँ मैं 10,000 भी नहीं लगाऊंगा। सो मतलब कि मेरे को एक सर्टेन लेवल ऑफ क्लैरिटी चाहिए कि व्हाट इज द रेगुलेटरी स्टांस ऑन क्रिप्टो। एज इट करंटली स्टैंड्स, रेगुलेटरी स्टांस ऑन इवन FNO ट्रेडिंग इज वेरी पुअर एक्चुअली। तो देर इज अ केस टू बी मेड कि क्या इंडिया में FNO करना भी चाहिए या नहीं। देखिए, हम 43% टैक्स देते हैं, इक्विटी इन्वेस्टर 15% टैक्स देता है। 10 करोड़ के अर्निंग पे देर इज अ डिफरेंस ऑफ व्हाट 2.5-3 करोड़ रुपीज। और रिस्क जो FNO ट्रेडर लेता है वो ज़्यादा है। वो अपनी लाइफ जो कम करता है, दिस इज डिसप्रपोर्शनेट। अभी क्वेश्चन है कि अगर ये ही गैप है तो जब आपका 50 लाख इनकम था तब क्यों FNO कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरचार्ज वहां नहीं लगता है। देर इज ओनली द डिफरेंस ऑफ द बेस रेट, वो 15% का डिफरेंस है। और फिर जब आपको लेवरेज मिलता है, लो कॉस्ट प्रीमियम मिलता है फ्यूचर्स में, तो वो एक बिजनेस सेंस बनता है। बट जब यहाँ आके STT दुगना हो जाता है, लॉट साइज 5 गुना हो जाता है, देर इज अ केस टू बी मेड नाउ कि क्या FNO करना भी चाहिए अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 5-10 करोड़ के ऊपर है। दिस इज अ केस। आई एम ऑन द सेंटिमेंट की देखिए, इस समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर रेगुलेटर आपके सेगमेंट के साथ एक सोतेले बच्चे वाला व्यवहार कर रहा है कि इसको हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, FNO को बिजनेस इनकम माना है, दुनिया के हर बिजनेस को इंडिया में 25% स्लैब में रखा है, फ्यूचर वालों को 30 पे रखा है, तो इससे ज़्यादा बड़ा थप्पड़ और क्या होगा एक्चुअली। मतलब दे आर अनाउंसिंग इट, वो सामने आपको बोल रहे मत करो। तो अब जब आपके कंट्री का ही रेगुलेटर, जो मेरा ऐसा मानना है उनका विजन होना चाहिए इंडियन मार्केट को दुनिया का बेस्ट मार्केट बनाए, मतलब द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये नेगेटिव व्यू टुवर्ड्स FNO के साथ नहीं हो सकता, लार्जली बिकॉज क्योंकि हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उनका कोई ट्रेडिंग बैकग्राउंड नहीं होगा। सो इंडियन रेगुलेटर्स विद जीरो ट्रेडिंग बैकग्राउंड आर टेकिंग डिसीजंस व्हिच अफेक्ट 1.25 करोड़ ट्रेडर्स। ये डिसीजंस दे नीड टू बी। और अगर इतना बड़ा डिसीजन है कि मतलब 1.25 करोड़ 2 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करता है, पता नहीं कितने ब्रोकर्स और उनके एम्प्लॉयज़ को इम्पैक्ट करता है, देन आई फील कि इनका सिलेक्शन नहीं, इनका इलेक्शन होना चाहिए। उनको बाकायदा इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए एंड दे शुड से कि हमारा ये प्रपोजल है कि हम ये करेंगे, हम ये स्ट्रीमलाइन करेंगे, हम 24 आवर्स मार्केट करेंगे, हम फ्रैक्शनल लॉट साइजेस करें, ताकि लोग आए मार्केट में। इतने इतने बड़े बड़े गैप्स देख के मतलब अच्छों की बस हो जाती है, तो आप 6 घंटे ही मार्केट रखें। क्यों? दुनिया भर चलता है, पूरा टाइम चलता है, तो हमारा क्यों नहीं चल रहा है? सही बात। तो these decisions need to be made. These are the proactive steps that we need to take in order to make India the greatest financial market of the world. But हम क्या कर रहे हैं? किसी इन्फ्लुएंसर ने जो YouTube पे पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहा है,
ठीक है, अपने खर्चे पे, उसको पूरा का पूरा रेवेन्यू फाइन कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट, ये गलत बात है। रेवेन्यू फाइन, देखिए अगर आपके पास डिफेंडर है, मेरे पास लेटर से फॉर्च्यूनर है, किसी और के पास हो सकता है मारुति है, हम तीनों अगर सिग्नल तोड़ेंगे ना, हमें सेम पेनल्टी लगेगा, और वो पेनल्टी क्या होगा वो वेल डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड, करेक्ट करेक्ट। लॉ में डिफाइंड है, ये पेनल्टी का स्कोप है। जो सिग्नल तोड़ रहा है और जो किसी को चाकू मार रहा है, ये दोनों के पेनल्टीज अलग है, ये भी डिफाइंड है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपने ये कर दिया तो फुल रेवेन्यू शैल बी टेकन अवे? इट्स नॉट डिफाइंड। उसमें क्या हो जाता है कि कल को आपने वहां बैठे बैठे क्लॉज चेंज कर दिया, बंदे को पनिशमेंट्स पे कुछ हो या ना हो, ऐसे हार्ट अटैक से मर जाए। हाँ यार, आपने वैसे देखिए, आई अंडरस्टैंड यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत बंदे हैं जो तालियां बजा रहे हैं, हाँ हाँ खत्म कर दिया। मैं बोला देखो, एक 45 ईयर ओल्ड बंदा है, 10 सालों से 15 सालों से बस यही काम कर रहा है, आप उसकी जड़ें उखाड़ के फेंक दो, ठीक है, ही जो इतना करता है वो यूजुअली कम बैक भी करता है, ठीक है, बट ऐसे विपरीत परिस्थिति में उठा के डाल दो, सो पब्लिश कर दो हर जगह। अभी वो अपील मेरे हिसाब से हो सकता है, आई डू नॉट नो। सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट, देखिए आपको गार्डनिंग पे कंटेंट बनाने के लिए गार्डनर नहीं बनना। कुछ लोग ये भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए 600 करोड़ का फाइन लगा है, कुछ लोग बोलते हैं कि अंदर 10-20 करोड़ में ही सेटिंग हो जाए। दैट्स द परसेप्शन दैट गेट्स क्रिएटेड कि मतलब वी डिडंट हैव टू वेट फॉर हिम टू सेल प्रोडक्ट्स टू 3.5 लाख इंडियंस, ठीक है। मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि अगर आपको, जैसे आप कल को अगर आप गार्डनिंग पे कंटेंट बनाते हैं, आपने बीएससी कर लिया एग्रीकल्चर में, नहीं, बट आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको आई डोंट नो, आपको अगर कार रिव्यू करना है तो आपने कर दिया बीटेक मैकेनिक, नहीं, तो भी आप कार रिव्यू कर रहे हैं। बट ट्रेडिंग, जो लोग क्रिकेट पे कमेंट्री करते हैं, थे वो इंडियन क्रिकेटर सारे, नहीं, तो फिर ट्रेडिंग पे भी कमेंट्री एक बंदा जब कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि व्हाट ही हैज डन इज ऑल ऑन द राइट साइड। जैसे आप किसी 12 साल के बच्चे से ट्रेडिंग प्रमोट करा लो, बट ये कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है, ठीक है, व्हाट लॉ इज गेटिंग वायलेटेड, दैट हैज टू बी आउटलाइंड। इज इट चाइल्ड लेबर लॉ? और पहले से आप डिफाइन करके रखो। हाँ, आप डिफाइन करो ना, ये लॉ वायलेट हुआ है, बट बेसिकली लेट्स से एन इंडिविजुअल का इज ऑफरिंग आरए सर्विसेज एंड ही इज नॉट, और शी इज नॉट अ लाइसेंस्ड आरए पर्सन, तो वी विल फाइन 100 करोड़ पेनल्टी। ऐसे मतलब वो लॉ कैसा है जो 100 करोड़ पेनल्टी छाप दे आप पे? यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज माय कंसर्न, क्योंकि आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी में, मैं जैसे मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट का अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गया। बेसिकली दे कैन टेक अवे द इनकम जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ पेनल्टी, और मुझे उसको बैठ के अब डिफेंड करना है। तो लाइफ का पर्पस क्या हो गया? अब आके डिफेंड करो एक केस। सो दिस इज वेरी टफ, विच बेसिकली इज स्टाइफलिंग, ठीक है। एंड लाइक आई सेड कि जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर होता है वो कोई अमिताभ बच्चन नहीं, उसके पास कॉपीराइट का टीम नहीं है कि बता रहे हैं कि ये लॉ यहाँ पे हो रहा है। हम लोग बेसिकली जो हमें लग रहा है हम बोलते हैं, वी ट्राई आवर बेस्ट टू बी एज रीजनेबल एज पॉसिबल। दिस इज व्हाट आई थिंक। यस, सेबी को मतलब खुद ही नहीं पता है कि उसको कैसे एक्शन लेना चाहिए, उसको कोई दूसरा बताता है कि ये चीजें हो रही है मार्केट में, फिर जाके वो एक्शन लेते हैं, खुद तो कुछ रिसर्च करते ही नहीं है। देयर हैज टू बी सेपरेट, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज दैट अगर आप फाइनेंशियल कंटेंट का मिस सेलिंग कर रहे हैं, इट शुड कम अंडर द लॉ ऑफ मार्केटिंग। अभी जैसे फॉर एग्जांपल नेस्ले का रेवेन्यू होगा 1 लाख करोड़ फॉर एग्जांपल, बन गई आपसे 2 मिनट में मैगी, आज तक कभी नहीं ना बनी, तो क्या करेंगे अभी हम? 1 लाख करोड़ की पेनल्टी लगाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए तो नहीं करें। तो देयर मस्ट बी सम लॉ इन मार्केटिंग कि जो वायलेट हुआ है, देयर हैज टू बी, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं, बट आई एम कॉन्फिडेंट ये लॉज होंगे, और अगर वो वायलेट हुए तो ये एजेंसी ने उनको पास ऑन करना चाहिए। एंड यस, आई अंडरस्टैंड कि अगर सपोज कीजिए कि आप डॉक्टर नहीं है बट डॉक्टर प्रिटेंड करते हैं, आप सीए नहीं है बट सीए प्रिटेंड करते हैं और सीए सर्विसेज करते हैं, तो देयर विल बी अनदर सेट ऑफ लॉज जो अप्लाई होंगे। बट आई डोंट थिंक सो कि दैट द पेनल्टीज आर सपोज टू मीन कि एक शो कॉज जाएगा, वार्निंग जाएगा, गेट द लाइसेंस एल्स 6 महीने का, साल का टाइम दिया जाएगा। देखिए, अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि सेबी आरए बनना है, जैसे मैंने 2020 में या कुछ किया होगा एग्जाम या जो भी, आई डोंट रिमेंबर नाउ, तो 1 साल लगा था लाइसेंस आने के लिए, ठीक है। अभी आप नौकरी छोड़ के बैठ गए कि मैं तो आरए बनने वाला हूँ, खत्म हो गए ना आप 1 साल के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ लोगों को कि हर एक चीज के लिए काफी टाइम लगता है। एंड और आपको लगता है कि शायद इसी वजह से लोग जो कंफर्टेबल है वो दुबई चले जा रहे हैं? हाँ, जाएंगे ही ना, मतलब आप देखिए ना, आपको टैक्स यहाँ 43 है, वहाँ 100,000 के बाद 9% है, 100,000 यूएस डॉलर्स के बाद आपका, या पता नहीं दिरहम ना हो गई, बट वो फिर बहुत कम हो जाएगा, बट आई थिंक 100,000 यूएसडी के बाद आपका 9% स्लैब आता है यूएई में, ठीक है। फिर देखिए, यू आर नॉट गोइंग टू जेल, ओके, दैट्स द बिगर डिफरेंस। एक बंदा जो है, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू वर्क हार्ड ओनली टू गेट ह्यूमिलेटेड। आज की डेट में एक ट्रेडिंग, अगर मैं किसी को बोल दूं कि मैं ट्रेडर हूं तो उनको लगता है अरे ये तो एफिलिएट है,
ये या तो मेरे से पैसा लेने आया है या मुझे कुछ चिपकाने आया है, लूटेगा ये तो। हाँ बेसिकली मुझे लूटना है। आई एम लाइक कि कम ऑन, ठीक है। इससे पहले जब मैं कंसल्टिंग में था तो तब तो बेसिकली या जब मैं पैकेजिंग में था तो तब तो आई वाज नेवर सीन लाइक दैट। अचानक से ये प्रोफेशन चेंज, यानी कि प्रोफेशन के अगेंस्ट सेंटिमेंट कितना नेगेटिव है। और मुझे यही आई मीन मार्केट जो है, बेसिकली मार्केट इज डिजाइन फॉर वन थिंग, गिव मनी। गिव मनी टू पीपल हु आर मैनेजिंग रिस्क वेल, गिव इन्फिनिट मनी, इन्फिनिट सोर्स ऑफ वेल्थ है। ऐसी जगह की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। आप उसी को ही नेगेटिव बोल दोगे, ऑपरेटर ड्रिवन है, ये है, वो है, फलाना है, ठीक है। और जो वहाँ पे बैठ के अपना सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसके पाँव छूने चाहिए। मतलब हम पंडितों के पाँव छूते हैं ना, तो पाँव कि भाई हाउ कम यू आर हेयर, जहाँ पे बेसिकली प्रिडिक्शन एज ही नहीं है, आप फोरकास्ट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाउ आर यू इवन हियर इन दिस प्लेस फॉर 3 years 5 years 10 years, ठीक है। आपने सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि मतलब लोग बोले कितना कमा लिया, कमा क्या लिया है तुमने, कितना कमा लिया, तुम रह पाए क्या 10 साल इस बिजनेस में, ठीक है। आपने कंटेंट बना लिया, ठीक है, तो कंटेंट हो सकता है मैंने भी बना लिया, बट मैं बना पाया क्या उस कंसिस्टेंसी। जब आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं, जो आपके वीकनेसेस हैं वो एक्सपोज होते हैं, राइट। और उन वीकनेसेस के बावजूद भी अगर आप बने हैं तो तब हमें पता चलता है कि इसका वीकेस्ट लेवल इज अबव द रिक्वायर्ड कट ऑफ, एंड देन वी नो यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, अ सिंगर, डांसर, एथलीट, ट्रेडर, देन वी नो यू आर ऑफ दैट लेवल। अपना बेस्ट आपने दे दिया और एक बेंचमार्क को बीट कर दिया, दैट इज नॉट द कट ऑफ। जब आप लॉन्ग टर्म रहते हैं, आपके आप बीमार होंगे तभी भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, घर में कोई परिस्थिति सही नहीं है तभी तो भी भी क्रिएट बनाना कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंशिएटर, दैट इज द आई एम फीलिंग मोटिवेटेड टुडे, तब ठीक है, बना लिया। तब बना लिया तो, और कंपेयर कर दिया उस बंदे के साथ बेसिकली। सो मैं वही बता रहा हूँ। और बेसिकली जो आपने बोला, अपना रॉ लेवल आपका इतना अच्छा है कि इट कुड बी कि मतलब हो सकता है आप अभी कोई वाइफ से लड़के आए, बट आपको पता ही नहीं चलेगा उस बंदे को देख के कि ये हो रहा है। हो सकता है सही। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, आपको शक्ल देख के समझ में नहीं आएगा कि दिस इज ट्रू, व्हाट दैट ट्रू। पर्सन है। दिस इज द रॉ लेवल जो राइज होता है ना। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो बेसिकली आपको आपका डोमेन देता है। और अगर आप ट्रेडिंग एज अ डोमेन देते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ वो ग्रोथ इनफाइनाइट है, ठीक है। इतना बड़ा ग्रोथ मिलता है आपको लाइफ में। आई डू नॉट नो व्हाट अदर सेक्टर कैन गिव इट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई फील कि हमें एक लीनियंट व्यू लेना पड़ेगा इस इंडस्ट्री का, बिकॉज इट इज नॉट लाइक कि एक बंदा ट्रेडर बनेगा तो घर पे बैठा रहेगा। अगर घर पे बैठे रहते तो हम यहाँ कैसे पहुंचे होते, मतलब दिल्ली क्यों आऊंगा मैं फिर, ठीक है, अपने खर्चे पे या जो भी है। कितने साल हो गए सर आपको ट्रेडिंग में? 10 साल के करीब हो 10 चुके साल हैं। हो गए। हाँ तो जॉब के साथ आपने 5 साल तक किया? हाँ 5 साल तक, यस यस। फिर उसके बाद फुल टाइम किया। तो कितना आपने अमाउंट बना लिया था ट्रेडिंग से जो आपको लगा कि अब मैं जॉब छोड़ूंगा? देखिए मेरा ऑलरेडी मैंने ट्रेडिंग से ऑलमोस्ट 1 CR तक अर्न कर चुका था मैं, और मैं जॉब भी कर ही रहा था तब तक। एंड बट लाइक आई सेड, इट इज़ नॉट अबाउट कि कितना कमा लिया था। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग करने का 2-3 साल पहले था। एक बिजनेस सेटअप क्रिएट करना, बिजनेस सेटअप का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होगा ये सोचना, हम किसकी फ्रेंचाइजी लेंगे, फ्रेंचाइजी का खर्चा कितना है, कौन से बैंक में अकाउंट खोलेंगे, कौन सा CS लगेगा, यही सब चीज़ें, ठीक है। ये करना, ठीक है। और भी खर्चे हैं तो क्या यहाँ पे डाल दे 50,000 लाख रुपए फाइलिंग में। तो ये सब चीज़ें जो है इसको टाइम लगना स्टार्ट हो गया था थोड़ा सा। तो जो, और फिर मेरे को अगर 5 साल बाद ग्रेचुटी मिलने वाला है तो मैं क्यों छोड़ूंगा उसको। तो फिर अगर 3.5-4 कर ही लिए तो मर मर के एक और घसीटते घसीटते 5 तक तो लेके ही जाऊंगा ना, मैं ग्रेचुटी लेके जाऊंगा। और अगर डिसीजन ले लिया है कि आई एम लीविंग एम्प्लॉयमेंट तो मैं PF के लिए भी अप्लाई करूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप प्लान करोगे एंड देन उसके बाद। सो मैंने जब बिजनेस सेटअप किया था, मैंने क्या सोचा था कि देखो मेरे पास एक 36 लाख रुपीस के करीब का बफर हो चुका था ये सब करके, 36 लाख रुपए। तो मैंने जब बिजनेस, मेरे माइंड में ये था कि कोई भी बिजनेस 3 सालों के अंदर फेल हो सकता है, यानी कि मेरे पास 36 महीने का टाइम है। इन 36 महीने में ये 36 लाख यूज हो सकते हैं, यानी कि महीने का लाख रुपए से ज़्यादा आउटफ्लो नहीं होना चाहिए इस बिजनेस में अंडर एनी सर्कमस्टांस। मेरा सैलरी 0 मान के भी, क्योंकि अभी उसने 36 महीना सर्वाइव करना। और अगर 1 लाख भी आता है तो यानी कि वो 36 की जगह 37 हो जाएगा, क्योंकि उसने 1 महीने का आउटफ्लो दे दिया। मेरे बिजनेस को 2-2.5 लाख रुपए का भी खर्चा नहीं लगा एंड इट स्टार्टेड जनरेटिंग मनी। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना कि मैं रोल्स रॉयस खरीद लूंगा, इतना कि मैं आई वाज लाइक कि चल ठीक है, ये करने पे ना मतलब रोड पे नहीं आ रहे हैं, मतलब ये करने पे अगर ये भी फेल होता है तो ये प्लान भी है। क्योंकि हम 5 साल मार्केट में काम करने का इतना तो मैं सीख गया था कि मैं ऑलमोस्ट कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट दुनिया में किसी को भी बेच सकता हूँ। वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट किस सेगमेंट के लिए एप्लीकेबल है, उसका अपसाइड, डाउनसाइड, होल्डिंग पीरियड, ऑप्टिमल, ये सब तो मैं मतलब 5 साल में बहुत ज़्यादा सीख चुका था, मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। सो इफ़ आई हैव टू बी डायरेक्ट सेलर, आई विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेंड सेलर्स। तो मेरे को इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं था, बट मैं क्योंकि ट्रेडिंग से सक्सेस मिलता रहा, आई नेवर रियली हैड टू फोकस ऑन दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस, और वो ग्रो भी करता रहा। एक छोटी टीम, मतलब वो मैं पुणे में हूँ तो वो पुणे में भी नहीं, वो कोल्हापुर से
मतलब घर से काम करो, जो इसके लिए ऑफिस नहीं चाहिए, ऑफिस नहीं लेंगे, नो शोशेबाजी, नो नथिंग, सिंपल जितना कर सकते हैं, जस्ट पैसा आ रहा है, वो अच्छा लग रहा है, वो बिजनेस गोइंग कंसर्न बना हुआ है, और अगर वो ऐसे ही चलता रहेगा तो अगले जनरेशन को देंगे, नहीं भी चलेगा तो अपनी जेब से कुछ लेके नहीं गया। सो दिस इज द फीलिंग बेसिकली। सो जब एक ऐसा क्रिएट होता है और उसको आपको 3 साल चाहिए ना इनकम सोर्स प्रूव करने के लिए, तो 3 साल बाद आप सोचते हैं और भी कुछ करते हैं। फिर एडवाइजरी मॉडल ट्राई किया। अब एडवाइजरी में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं। मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ और सेबी का लॉ बोलता है कि जो ट्रेड मैं लेता हूँ वो क्लाइंट को नहीं देना। अभी अगर मैं लाइसेंस भी लेके बैठा हूँ और अपना ट्रेड क्लाइंट को भी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आया डिस्ट्रीब्यूशन का कि कैसे करना है, मतलब लोगों को कैसे बताएं, ठीक है, वेबसाइट बनाना, कोडिंग नहीं आता है, खर्चा मैं करने को तैयार नहीं हूँ कंटेंट क्रिएशन में, मतलब मैं वेबसाइट का 20,000 दूँ, इम्पॉसिबल, मैं क्यों दूंगा 20,000 रुपये, ठीक है मतलब इम्पॉसिबल भाई, तू रेवेन्यू ले ले और बात कर ले। तो उतने में बंदे आ गए कि सर हम बेचेंगे प्रोडक्ट, हम सब कुछ करेंगे, ठीक है, हम करेंगे तो किया, तो सेल तो हुआ, बट प्रॉब्लम्स भी हुआ है क्योंकि नाउ दे आर मिस सेलिंग और उनके सेल्स प्रोसेस पे मेरा कंट्रोल नहीं। फिर स्टॉप किया उसको कि भाई आप कुछ भी बोल रहे हो, ये तो नहीं चलेगा। फिर ये छोड़ के देन आई वाज लाइक ओके ठीक है, एजुकेशन ट्राई करते हैं। तो पहले फ्यूचर यूनिवर्सिटी के ट्राई किया। फ्यूचर यूनिवर्सिटी मतलब दे रीच्ड आउट टू मी, कि मैं लिंक्डइन में लिखता ही था, दे सेड कि प्लीज़ ट्राई इट, एंड तो 100 बच्चों का बैच आता है, उन्होंने बोला ऑन एन एवरेज जब 100 बच्चे फ्री वेबिनार में आते हैं, 10 बच्चे जो है वो आपका पेड कोर्स लेके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 100 बच्चों का बैच आया तो 10 की जगह मेरे कोई भी नहीं हुए, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं है ना, मैं कुछ अलग ही बात लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो आए हैं वड़ा पाव खाने, में बेच रहा हूँ पिज़्ज़ा, ठीक है, स्कोप ही नहीं है अब बेसिकली। अभी जैसे हम कॉफ़ी पीने आए, अभी कोई बोल दे कि आप कोल्ड ड्रिंक ले लो, अभी हम कॉफ़ी पीने आए तो कोल्ड ड्रिंक का कहाँ है? इट्स नॉट कि कोल्ड ड्रिंक में कोई प्रॉब्लम है या जूस में कोई प्रॉब्लम है, बट हम किस इंटेंशन से आए हैं। तो उनका इंटेंशन है मुझे ये बताओ कि कल क्या करना है या अभी क्या करना है, और मैं बता रहा हूँ इतने कंसेक्यूटिव लॉसेस हो सकते हैं, इतना आपको बेड साइज, बिल्कुल नॉट रिलेटेड एट ऑल, ठीक है। तो वो मॉडल नहीं चला। दे वर वेरी रिस्पेक्टफुल अबाउट इट, उनका खर्चा होता है वेबिनार अरेंज करने में, दे सेड, एंड मैंने ही बोला यार 3 क्लासेस ले लिए, ऑलमोस्ट 300-400 लोगों का सामने प्रेजेंट किया, और सिर्फ 2 या 3 लोग, मतलब एवरेज 10-15% और मेरा 1-1.5% कन्वर्जन एवरेज है। तो आया लाइक कि भाई बहुत ही टेरेबल है ये सारा कुछ, ठीक है। तो वो हुआ। फिर उसके बाद अपसर्ज ने रीच आउट किया। अपसर्ज ने पहले रीच आउट किया, फिर पॉडकास्ट के थ्रू जब मैं वहाँ पे था तो दे सेड कि लेट्स क्रिएट सम कंटेंट, इसको करते हैं। एंड देन दे सेड कि एक काम करते हैं कि आप दे दिन से वी हैड अ डिस्कशन, डोंट मेक द होल थिंग, इसको माइक्रो टुकड़ों में करके करो, ठीक है, जिसको अगर समझ में आएगा तो वो अगला टुकड़ा लेगा। एंड देन दैट ऑल ऑफ अ सडन मेड अ लॉट ऑफ सेंस। तो फिर उसको ब्रेक डाउन कर दिया बहुत ज़्यादा सिंपल अपने से। एंड फिर भी आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो फिर उसके बाद थ्रू ट्रायल एंड एरर एक प्रोडक्ट आया जो मुझे लगता है कि आई मीन इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोडक्ट इट माइट बी द बेस्ट ट्रेडिंग मटेरियल दैट्स जस्ट देयर। मतलब दिस इज माई, मैंने जैसे पहले कहा, आई हैव नॉट कंज्यूम्ड एनी मटेरियल, बट आई जस्ट फील लाइक इट्स जस्ट कंप्लीट। वो कंप्लीट है, वो एक एज ए ट्रेडर का फुल सिस्टम कंप्लीट करता है वो। तो एनी वन हु हैज़ दिस 10 ईयर 15 ईयर विजन विद दिस एज अ करियर कि मैं ट्रेडर बनूंगा, ट्रेडर का आइडेंटिटी अडॉप्ट करूंगा और ट्रेडर के ट्रेडिंग को बेस बना के एडिशनल बिजनेसेस प्रोसेसेस क्रिएट करता जाऊंगा, टिल वन डे मैं इस बेस से ही बाहर हो चुका हूँ। कि हो सकता है कि मैं अभी रियल एस्टेट में, हो सकता है मैं ज्वेलरी में हूँ, बट एक बेस आपका ये बन के। तो अगर आप उस ट्रांजिशन में, कि जो मैं था मतलब अपने 30s में, कि एम्प्लॉयमेंट से भी शिफ्ट करना है, इससे बेटर सिक्योर कोई पैसा चोरी नहीं कर सकता है। पैसा कमाए तो मिलता है, मतलब ब्रोकरेज आपको मिल जाएगा, कमीशन आपको मिल जाएगा, अगर आपने किया है तो हुआ है, बिल्कुल। कोई चोरी नहीं कर रहा है। बट अगर आप कोई और बिजनेस में है, आपका बंदा पैसा लेके इन्वेंट्री लेके आया, थोड़ी देर बाद देता हूँ, उधारी में करते हैं, बट घर नहीं चलते ना उसमें। So this is the advantage of being in a liquid market like the securities market, money market. पैसा is flowing, just working is required. तो सर आपने ट्रेडिंग से, सिर्फ अगर हम बाकी की चीज़ों को साइड करें, सिर्फ ट्रेडिंग से आपने कितना बनाया होगा? 7.5 करोड़ के करीब तो it would be in 10 years. But first फ्यूचर्स ही इसमें ज़्यादा है। फ्यूचर्स अभी एक्चुअली इक्विटी का भी रोल आ गया है, सो मे बी फ्यूचर्स कुड बी क्लोज टू 75% ऑफ दोज अर्निंग्स। अभी इक्विटी में बहुत ट्रांजिशन हो रहा है मेरा, एंड लाइक आई सेड कि 2028 तक होपफुली मेरा ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाएगा इनटू टेकिंग इक्विटी पोजीशंस। अभी भी मेरे बहुत सारे फ्यूचर्स पोजीशंस एक्टिव हैं। आई डोंट नो, मैं अभी मार्केट चल रहा है, अभी आपने बात की तो मैं देख ही लूँ कि क्या चल रहा है। अभी 2:30 बजने वाले हैं। हाँ तो बेसिकली ये पोजीशन खोल के आप रखे रहते हो? हाँ, डर नहीं लगता आपको? नहीं, डरना किस बात। अभी देखिए जैसे ये टाइटन है, ठीक है, ये सिर्फ 2 लॉट है, ओके। ज़्यादा इसमें नहीं लगाना, ठीक है। ABC कैपिटल है, एक ही लॉट है,
कैपिटल टोटल कितना यूज़ किया होगा आपने? इसके लिए यहाँ पे दिख जाएगा हमें, फंड्स में आना होगा। तो इस समय 73 लाख यूज है, 28, सो 1 करोड़ ये कैश पड़ा है, अराउंड 1.5 करोड़ लिक्विड बीज में पड़ा है। मतलब इट्स जो ये ट्रेड चल रहा है करंट में, इसमें टोटल फंड यूज़ हुआ है? नहीं, इसमें तो देखिए जो ये पोजीशंस खड़े हैं, दे आर 73 लाख दैट आर 73 यूज्ड, लाख, ओके। और अवेलेबल कैश है 28 हाँ। तो मैं टिपिकली क्या करता हूँ कि मैं 35 लाख तक कैश छोड़ देता हूँ। बाकी का जो अभी बाकी का प्रोसेस क्या होगा, अगर हम ऑर्डर्स में जाएंगे तो हम जीटीटी ऑर्डर्स देखेंगे। तो ये जैसे सेल एसएल लगा, ये स्टॉप लॉसेस हैं, बाय के वैल्यूज ये बाइंग स्टॉप लॉसेस हैं। तो या तो बाय ट्रेड होंगे या सेल ट्रेड होंगे। तो अभी ये कुछ अराउंड 100 के करीब जीटीटी ऑर्डर सिस्टम में लग चुके हैं। अगर मार्केट बढ़ेगा तो बाय होंगे, अगर गिरेगा तो सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए 35 लाख छोड़ता हूँ, और जैसे ही वो कंज्यूम हो जाते हैं तो फिर जैसे अगर अपने ये होल्डिंग्स में चले गए, तो अगर मैं मोस्ट इन्वेस्टेड से कर लेता हूँ, तो मोस्ट इन्वेस्टेड में अभी आपको दिख देगा जैसे 1.4 CR इज इन लिक्विड बीज, ठीक है। दिस इज बाय बेसिस, सो जैसे ये 2 करोड़ इज ओनली इक्विटीज ऑलमोस्ट, इसमें से मेरे खुद के पोर्टफोलियो का, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग में अर्न करते हैं तो आपको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो मैंने तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई थे अभी 1-1.5 साल पहले, तो मैंने भर के बॉन्ड्स खरीदे अपने अर्निंग से, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 to 2.5 CR के करीब गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैंने उठा लिए। उससे क्या हो जाता है कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 लाख रुपीज़ वहाँ से एक इनकम आता है। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मेरे फ्यूचर्स पोजीशन से इन अ नेट ईयर में 35 लाख से ज़्यादा रिस्क, मतलब मेरा वर्स्ट लॉस भी 35 लाख के अंडर ही रहा होगा। सो और ये जो पोजीशंस क्रिएट हो रहे हैं और जो डाले हैं इनमें 35 लाख रुपीज़ आई डोंट थिंक सो ट्रिगर हो सकते, क्योंकि जो जूते खाने थे वो खा चुके हैं अभी तक। तो सो सॉर्ट ऑफ वहाँ से इंटरेस्ट से ही इतना आ जाता है कि यू कैन नाउ डू स्ट्रेस फ्री फ्यूचर्स। इट्स जस्ट दैट नाउ कि फ्यूचर्स इज हाईली टैक्स्ड आफ्टर सम टाइम, तो वो उसके कारण ड्रॉबैक हो जाता है। बट अदर देन दैट इट्स अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट, इट्स परफेक्ट, मज़ा आता है इसको करने में। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। अभी जैसे जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे एस्पायरिंग ट्रेडर्स होंगे जिनको ट्रेडर बनना है, बट वही है कि डर भी सताता है कि भाई लॉस ना हो जाए, कैपिटल हमारा ज़ीरो ना हो जाए। तो क्या अप्रोच रखना चाहिए अगर हम ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, बिगिनर है तो? कितना कैपिटल होगा बिगनर? एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए। तो फिर तो आपको कमोडिटीज़, अगर आप ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रेडिंग मतलब में इनकम सोर्स चाहिए, तो फिर तो आपको 1 लाख के साथ कमोडिटी में जाना पड़ेगा, और आपको गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, अगर क्रूड ऑयल मिनी अवेलेबल है तो वो, नहीं तो गोल्ड गिनी, गोल्ड पेटल, इनके साथ ही ट्राई करना पड़ेगा। आप सोच के 1 लाख सोच के अगर आप NSE/FO में आ गए, तो देन आई थिंक यू आर सो अंडर फंडेड कि अगर आप में एक नेचुरल कैलिबर भी होगा आगे जाके ट्रेडर बनने का, थ्रू टेक्निकल एनालिसिस, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव दैट। क्योंकि निफ्टी का एक लॉट जो है, निफ्टी का वैल्यू से 25,000 है और लॉट साइज 75 का है। तो जो पोजीशन ओपन हो रहा है वो आपको 18,75,000 का एक्सपोजर दे रहा है, और आपके पास 1 लाख है, और वो ऑलमोस्ट 20 लाख का एक्सपोजर आपको दे रहा है। तो इट्स टू मच, 1:20 इज टू मच, और इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आई थिंक इट्स टू मच ऑफ एक्सपोजर फॉर समवन, क्योंकि आप बिगनर है ना, मतलब। राइट। सो बिगनर ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, एक तो वो अंडर फंडेड हैं फॉर द सेगमेंट जो वो ट्रेड कर रहे हैं। और वो अंडर फंडेड क्यों है? क्योंकि ये सेगमेंट्स को आप 1 लाख में ट्रेड कर सकते थे 2015 में, 2022 के बाद से आप नहीं करते हैं, जो जब से ये चेंजेस हुए हैं। सो 2022 से बाद से आई वुड से कि 25-50 लाख के नीचे NSE/FO सेगमेंट में आना, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो वो तो हो गया आपका, दे आर अंडर फंडेड। दूसरा कैसा है, दे पिक अप द टफेस्ट टाइम फ्रेम, दैट इज द 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट्स के अंडर। वो टाइम फ्रेम भी बहुत टफ है, उसमें मैक्सिमम वॉलेटिलिटी है, और जो विक्स लगते हैं, मतलब कि एक पिवट पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं करना, उसके नीचे जाना और फिर उसके बाद रिकवर करना, वो मैक्सिमम वहीं पे उसी टाइम फ्रेम पे होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अंडर फंडेड, सेकेंडली दे आर इन द टफेस्ट टाइम फ्रेम, दे हैव चोजन द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रेडिंग स्टाइल, स्कैल्पिंग का उसके हाईएस्ट कॉस्ट हैं। उन्होंने हर फैक्टर में अपने आप को ऐसे रख रखा है कि अनलेस दे आर द चोजन वन, मतलब भगवान ने डिसाइड किया हाँ 1 लाख लोगों में ये बंदा है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, अनलेस वो केस नहीं मीट हो रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट थ्रू। दे हैव टू सी कि हाउ कैन दे मेक द ऑड्स इन देयर फेवर, दे हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बी फंडेड एडिक्वेटली। तो 1 लाख रुपए में यू आर फंडेड एडिक्वेटली फॉर कमोडिटीज इन मिनी सेगमेंट, यू आर एडिक्वेटली फंडेड। वहां से 1 लाख रुपए उड़ा देना इज ओनली बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग नाउ, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल मिनी का मैं एग्जांपल देता हूँ, तो मैं जब करता था तब तो 2-2.5-3 हज़ार का होता था, अभी बढ़ के 5-6 हज़ार का होगा। तो अगर 10 का लॉट होगा तो 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है। गोल्ड जैसे होगा तो 1 तोला गोल्ड होगा वो, गोल्ड मिनी जो होगा,
सो 1 तोला गोल्ड माइट बी लाइक मे बी से फॉर एग्जांपल जो भी रेट है 1.25 लाख रुपए। तो अगर गोल्ड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट साइज का वैल्यू ही 1-1.5 लाख है और आपके अकाउंट में भी 1-1.5 लाख है, जिसका मार्जिन बेशक एक 10-15 हज़ार रुपये यूज हुआ होगा, बट वो जीरो नहीं हो रहा है अब, बिकॉज यू आर रियली एडिक्वेटली फंडेड। अभी आप स्किल सी पीपल आर अंडर एस्टिमेटिंग कि कंपाउंडिंग जब होता है ना, ठीक है, एक आप फिक्स बेस कर दो 5,000 रुपये। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे कि मेरा 1 लाख टू 1 करोड़ का जो जर्नी था, मेरा एवरेज रिस्क वॉज 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज के रिस्क से ऑलमोस्ट 5-6 सालों में इट बिकेम, यानी कि मेरे को औसतन पर ईयर 100 टाइम्स द रिस्क मिल रहा है। आफ्टर आई लर्न समथिंग, ऑब्वियसली देयर वर ईयर्स जहाँ 200-300 टाइम्स मिला होगा, देयर वर ईयर्स जहाँ नेगेटिव में गया, नेगेटिव तो खैर नहीं गया था, बट कम रिस्क का रिटर्न मिला होगा। कहने का पॉइंट क्या है कि अगर आप 500 रुपये या 1,000 रुपये से भी बेट कर रहे हैं, सिर्फ 1,000 रुपये रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड, if you if you develop a system, it is not unusual to get 100 times the risk amount। ठीक है, तो अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है, आप 1,000 रुपये बेट कर रहे हैं और आपको 100 रिस्क अमाउंट लेना है, कि आपने डिसाइड कर लिया कि देखो भाई लॉस होगा तो 1,000 रुपये पे मैं बटन दबा दूंगा। आप बटन दबाएंगे बट होते होते 1400 भी लॉस हो जाएगा। कई बार मन में आएगा कि क्या पता रिवर्स आए। जो वो गलतियां तो ब्लंडर नहीं है, ट्रेडर आर पार काइंड ऑफ अ पर्सन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर उसने बोल दिया कि ये ट्रेड में 100 पे आने वाला हूँ और मैं 90 पे निकलने वाला हूँ, अब तो मतलब वो जबान इज लाइक उतना ही रिलायबल जितना कि मैं ये रिलायबल है कि कल सूरज उदय होने वाला है। ठीक है, इट इज एज रिलायबल एज द राइजिंग सन। सो कहने का मतलब है अगर आपने बोल दिया तो कर दिया, और आपको ट्रेड के सारे जो की पॉइंट्स हैं वो ट्रेड लेने से पहले बोलने पड़ेंगे। बोल दिया तो कर दिया, मतलब अगर मैंने बोल दिया मैं 100 पे आ रहा हूँ और 90 पे एसएल ले रहा हूँ या 98 पे एसएल ले रहा हूँ, वो होना ही है। अब मतलब जो सोच लिया पहले से वो करना ही है, वो करना ही है, मतलब नो मैटर व्हाट हैपेंस देन, क्योंकि अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आप अपने सोच पे ही ट्रस्ट नहीं करोगे, और एक बार आपने उस पे विश्वास छोड़ दिया ना, तो देन हु इज यू, देन उसके बाद आ जाएंगे एफिलिएट्स एंड फिर वो हावी हो जाएंगे आप पे, बिकॉज यू हैव नाउ, आप समझ चुके हो कि आपका सोच ही आपका एनिमी है, तो आप किसी और को सोच आउटसोर्स कर दोगे, एंड जैसे ही वो हो जाएगा तो वेयर इज नाउ ग्रोथ एज अ ट्रेडर। आपकी मतलब ऐसे बिगेस्ट परचेस क्या है अभी टिल डेट? मेरा घर। क्या अमाउंट का होगा सर? अगर आप डिस्क्लोज करें, कंफर्टेबल हैं तो। नहीं, महंगा ही माना जाएगा उसको, मतलब सी अभी घर का कैसा है ना कि उसका प्लॉट का कॉस्ट अलग होता है, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट अलग होता है, इंटीरियर का कॉस्ट अलग होता है, और उसको आप कई सालों में प्लान करते हैं। सो वो परचेज तो बिग है, बट ऐसा नहीं कि उठा के सारा दे दिया होता है। सो अभी जैसे है, मतलब अभी क्या बोलेंगे उस पर, मतलब ओके ठीक है, जब लिया होगा तब प्लॉट में भी 6,000-5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट होगा, तो उसको एक 7-8 हज़ार के वैल्यू पे लिया होगा, फिर उतने का एक खर्चा उसको कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, एंड उसी फ्रैक्शन का हिस्सा उसके इंटीरियर में आ जाता है, तो बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, बट द बिगेस्ट एक्सपेंस इज द हाउस एक्चुअली। आज के टाइम में आपको उस चीज़ का रिग्रेट होता है कि मुझे घर में इतना पैसा नहीं डाला चाहिए? बिल्कुल नहीं यार, मतलब आप बहुत ही खुश हूँ मैं, मतलब मेरे को, मैं वो आई एम जस्ट टू हैप्पी विद इट, इट्स द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ टू बिल्ड अ रोबस्ट, मतलब ऑब्वियसली फुल फैमिली उसमें इन्वॉल्व है उस डिसीजन मेकिंग में, ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव कंट्रीब्यूटेड, मेरे फादर, मेरे मदर, माय वाइफ, माय किड्स, सबका इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे प्रोसेस में। इट्स नॉट जस्ट मतलब कोई ऐसे, मैं उसको रियल एस्टेट की तरह ही नहीं देख रहा हूँ। घर बहुत रिक्वायर्ड है आपको, I means it is almost mandatory. I don't subscribe to that कि रेंटल पे रहे। अगर आपको पता है मैं यहाँ रह रहा हूँ तो लाइफ लॉन्ग लाइबिलिटी कौन उठाएगा, आप एसेट ही क्रिएट करेंगे ना। थोड़ा महंगा लगता है, एंड शॉर्ट टर्म में आप उसको बोल सकते हैं। अभी जैसे मेरा जम्मू में एक घर है, आई विल टेल यू 1990 में मेरे फादर ने वो घर परचेज किया होगा मे बी 90,000 रुपीज़ में या 3 लाख रुपीज़ में, 1990 में। ठीक है, शन्नी हिम्मत करके जगह पे वो घर है। उस समय वो जंगल माना जाता था वो एरिया, जंगल माना जाता था। आज की डेट में वो ऑलमोस्ट सेंटर में आ चुका है, और उस घर का कॉस्ट होगा मे बी अभी 2.5-3 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी घर रेंट तो 30,000 रुपये दे रहा है, बट आपका कॉन्फिडेंस हो गया ना, कल को कुछ हो गया तो मतलब आपके पास एक घर है, हालांकि हमने वो रेंट पे दे रखा है, और वो रेंटल इनकम भी पहले 15,000 देता था, 18,000 देता था। जम्मू में रेंट्स कम है, हाँ ऑब्वियसली, बट जब आर्टिकल 370 हटता है, प्रॉपर्टी के रैंडमली बढ़ गए ना सब पिछले 6-7 सालों में, तो ये रियल एस्टेट कर देता है, क्योंकि वो रियल एस्टेट क्या है, वो फिक्स्ड एसेट है, वो होल्ड हो रहा है। अब जब वो होल्ड हो रहा है और अगर सोसाइटी का इन जनरल कल्याण हो रहा है, वो अपने आप ही, इट्स बेसिकली द मेजर ऑफ पॉजिटिविटी इन सोसाइटी। अगर आपकी सोसाइटी में चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं तो रियल एस्टेट जो है उसको अब्जॉर्ब कर देता है। अगर यहाँ पे एयरपोर्ट खुल गया तो अब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का एक्शन और क्लिनलीनेस और
ये अगर हो गया तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा, रोड चौड़े हो गए वो अब्जॉर्ब कर, और ये कोई फैक्टर आपके कंट्रोल में नहीं है। आप बेशक उसको बाद में बोल दो हाँ ये मेरा जजमेंट था, मुझे पता था कि यहाँ पे ये होगा, जैसे मेरे फादर वो बोलते हैं एंड ही इज़ प्राउड ऑफ हिज डिसीजन मेकिंग एंड सो आर वी बेनिफिटेड विद दैट, कि मतलब अचानक से 2-3 लाख रुपए उस समय जब दे रहे थे तब लग रहा था 2-3 लाख, बट अब जब है तो ऑल ऑफ अ सडन एक घर है, बट ओवरऑल पॉजिटिव हुआ है तभी। अगर से फॉर एग्जांपल सेम जजमेंट लेके आप, मैं वही बोल रहा था कि अगर आपने ये अब पाकिस्तान में कर दिया था तो वो गिर जाता, क्योंकि सोसाइटी नेगेटिव हो रहा है। तो कहने का पॉइंट यही है कि आप जब रियल, अगर आप एक सोसाइटी पे बुलिश हैं, मैं इंडिया पे इन जनरल ही बुलिश हूँ, मेरे को लगता है कि हम लोग हमारे पोटेंशियल के बहुत अंडरनीथ हैं, इस समय बहुत ज़्यादा गैप है। सो रियल एस्टेट लेना आई फील वुड बी अ ग्रेट परचेज, एंड ऑफ कोर्स देन आप बिल्डर को स्टडी करेंगे, आप प्लॉट को स्टडी करेंगे, ये काम आप करेंगे, और थोड़ा ये रिसर्च तो करना ही पड़ेगा। वो तो ऐसे नहीं कि रियल एस्टेट परचेज करना तो जस्ट आके ले ले, वो आपके आपके नज़रों में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। मैंने और भी अभी रिसेंटली लिए, मैंने छोटे छोटे ऑफिसेज लिए हैं, ये सो इट्स अ पार्ट ऑफ, मतलब ऐसा दुनिया का कोई अरबपति नहीं हुआ अगर इतना ही ख़राब इन्वेस्टमेंट होता। जैसे हम लोग कैसे फिटनेस के लिए मॉडल्स को देखते हैं, एथलीट्स को देखते हैं कि उसेन बोल्ट का फिटनेस होगा या क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फिटनेस होगा, तो तभी आपको वो ना, मे भी हो सकता है कि आपको शुगर से भरे हुए चीज़ें खाते हुए कभी दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसे ही नहीं ना आएंगे वो 6 पैक एब्स। तो सिमिलरली अगर हम बोले कि डॉलर बिलियनियर जो होगा, वो उसको हम आदर्श माने कि अगर हम वो करें जो वो करता, हो सकता है कि हम भी बन जाए। और अगर हम उनका बैलेंस शीट देखें, आपको दिख जाएगा ही इज ओनिंग हाउसेस, ही इज ओनिंग ऑफिसेस, ही इज ओनिंग व्हीकल्स। तो अगर बिलियनर ओन कर सकता है तो फिर हम लोग, अब सवाल ये है कि वो बिलियनर होने पर ही ओन किया कि कहीं रास्ते में ओन करना स्टार्ट कर दिया, है ना? तो मुझे लग रहा है कि उसने रास्ते में स्टार्ट कर दिया। हो सकता है कि उसका एक फ्लैट था, फिर हो सकता है उसने 3 BHK फ्लैट कर दिया उसको, फिर एक में भी शायद ड्यूप्लेक्स हो गया, फिर एक प्लॉट हो गया, ये हो सकता है उसका जर्नी। तो आई डोंट थिंक सो कि वो 10,000 करोड़ का बना तब उस दिन, हाँ मैं 10,000 करोड़ का हूँ, चलो अभी अब लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ होगा। उसको प्रोसेस में कहीं मिला होगा, आंखें कान खुले रखे होंगे, उसको कहीं डील अच्छा लगा होगा, कोई पार्टी के साथ उसको लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं लूंगा तो इनके साथ मैं और 2-4 काम कर सकता हूँ। आपके ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इनटू रिलेशनशिप भी हैं। ये आप रिलेशनशिप भी करते हैं, जब आप ऑफिस खरीदते हैं, आप बिल्डर के साथ रिलेशन में आते हैं, उधर के अगल बगल के लोगों के साथ एक रिलेशन में आते हैं। ये नेटवर्किंग जो है, ये इसका उसका क्या वैल्यू लगाना, ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं इसका इसका वैल्यू क्या लगाना। तो दीज थिंग्स कम ओनली व्हेन यू आर इन द थिक ऑफ थिंग्स। तो आपके पास डिफेंडर है, क्यों है? मारुति में कर लेते, मैं कौन सा बोलता मैं मारुति में नहीं बैठता हूँ या रिक्शा में नहीं बैठता हूँ, मैं बैठता, मैं वहाँ पे भी करता, ठीक है। दीज आर इन्वेस्टमेंट्स ना। तो कोई बोल सकता है कि आपने रिग्रेट किया, रिग्रेट क्या किया ठीक है, अच्छी गाड़ी में घूमे, अच्छे लोगों के साथ बैठे, बातें की, मजा किया, कॉफी पी। वैसे सर ट्रेडिंग में गुड गुड डेज भी होते हैं, बैड डेज भी होते हैं, तो ऐसा कोई दिन जिसमें आपने हाईएस्ट लॉस मारा हो किसी भी गलती की वजह से? हाँ, गलती हुई थी, मेरा बिगेस्ट लॉस मुझे पड़ा था क्रूड ऑयल में। आई थिंक एक दिन में, आई गेस में भी शायद 8.5 लाख रुपए के करीब आई लॉस्ट। दिस इज इन 2019। अभी भी मैं फुल टाइम नहीं हुआ। फुल टाइम के पहले की? हाँ, ये फुल टाइम के पहले। फुल टाइम के बाद भी मैंने लॉस खाया, बट उस मैग्नीट्यूड का अभी तक नहीं खाया। तो कैसे हुआ था, क्यों हो गया था वो तो मेरे क्रूड ऑयल में आई थिंक शायद शॉर्ट पोजीशंस थे फ्राइडे को, एंड सैटरडे को हुथी रेबल्स जो येमेन के, उन्होंने कोई एक मिसाइल डाल दिया अरामको में। अरे तो वैसे तो देखिए, जब मैं क्रूड ऑयल का चार्ट कर रहा था तो मैंने 90s का भी देखा था, जब गल्फ वॉर हो रहा था, ठीक है, तो जहाँ पे मतलब इराक ने कुवैत के ऑयल फील्ड्स को ही आग लगा दिया था। तो आई वाज लाइक, तो मेरा एक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बना था, बट उन्होंने जो एक ही रॉकेट छोड़ा है और न्यूज़ आ गई कि दुनिया के 5% ऑयल रिजर्व्स खत्म हो गए। तो जब ऑयल रिजर्व्स खत्म हो गए, मैं शॉर्ट लेके बैठा हूँ, तो क्रूड ऑयल जो है उसने ट्रिपल अपर सर्किट मारा, मतलब वो उसने गल्फ वॉर में भी नहीं मारा था, ठीक है। तो उस समय जब पहला अपर सर्किट मारा, आई कुड हैव एग्जिटेड, पर मैं वो वाले फेज में हो गया था, जैसे बोमन ईरानी था ना, मुन्ना भाई MBBS में, मतलब जैसे हंस रहा है बैठ के देख रहे हैं, अपने आप पे हंस रहा हूँ मैं। उस समय तक 3-4 लाख का लॉस ऑलरेडी हो चुका था मुझे, और वो खुला एक और सर्किट, अब इस बार मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ, खुला एक और सर्किट, आई एम लाइक गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ अकाउंट, ठीक है। तो जब मैंने कई जगहों पर, वो मंडे को हुआ रहेगा ना? मंडे को हुआ था वो। तो जब मैंने कई जगह अपना P&L स्टेटमेंट दिखाया, हालांकि 2019 उनको प्रॉफिट में दिखेगा, ले से फॉर एग्जांपल हो सकता है बड़ा लॉस, बट हाँ, मेरा कहने का पॉइंट है वो साल का क्लोजिंग था जो उनको दिखाया। अगर 15 लाख प्रॉफिट है तो उनको क्लोजिंग दिखाया, साल का हाई तो हो सकता है कि 40-50 तक गया हो। तो ये जो जर्नी है, ये आपको, यही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ग्रीड एंड फियर का जर्नी है, अभी जब मैंने खाया वो मार क्रूड पे, तो देन आई थॉट कि अगर मेरे को 15% का ही सर्किट खाना है तो फिर मैं स्टॉक फ्यूचर क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अगर क्रूड ऑयल दे सकता है तो स्टॉक फ्यूचर भी दे सकता है, बट स्टॉक फ्यूचर ऊपर वाला भी दे सकता है ना, फिर वो दोनों दे सकता है। तभी मैं शुरू में नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स का गैप्स
प्रिडिक्टेबल नहीं थे और मुझे लगता था कमोडिटीज़ के हैं, पर जब वो हुआ तो आई रियलाइज कि यार कमोडिटीज़ के भी नहीं है। ठीक है तो मे बी अगर नहीं है, ये भी प्रिडिक्टेबल अगर नहीं है, तो माइट एज वेल एज डू इट इन स्टॉक्स ओनली। कम से कम उनमें बीटा तो बहुत ज़्यादा है एंड अगर चल गए तो पैसा भी मिल ही जाएंगे। सो यही लर्निंग्स हैं आपके जो होते हैं और ये आपके यूनिक इंडिविजुअल ट्रेड्स पे आते हैं। और बात करें अच्छे दिन की, जिस दिन हाँ। आपने अच्छा प्रॉफिट किया सबसे ज़्यादा? देखिए मैं बोलूँगा कि प्रॉफिट से ज़्यादा जिस तरीके से वो प्रॉफिट हुआ था ना, दैट वाज द की एक्चुअली। ऐसे बहुत सारे देर आर मेमोरेबल ट्रेड्स फॉर मी, बट मेरा एक 2016 जनवरी का ट्रेड था जो मैंने निफ्टी में पुट ऑप्शन लिया था और मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट 8,500 रुपये से 1.25 लाख एक महीने में हुआ था। सो वो आज की डेट में 1 लाख रुपए का गेन ऑन अ पोजीशन डज नॉट लुक लाइक दैट मच। जैसे मैंने आपको दिखाया था, 1-2 लॉट्स में अभी भी 1-2-3 लाख रुपए आपको एक पोजीशन में दिखेंगे और लॉसेस जो होंगे वो हज़ारों में होंगे, मतलब 20,000 30,000, दे डोंट गो इन लाइक 4 lakhs एंड ऑल। बट उस समय 1 लाख रुपए कमा देना एक ट्रेड बहुत से, बड़ी बात, वो भी ओ 16 भाई, की बात कर रहे हैं। हाँ बहुत ही मेरे लिए, मेरा तो थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया मार्केट को लेके। मैं बोला यार मैं तो बस ऑप्शन ले लूंगा, एक्सपायरी तक होल्ड करूंगा, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता बोले यार ये मैं इन द मनी कॉल या पुट दोनों ले लूंगा, कहीं पे भी जाए ठीक है, बस 1,000 पॉइंट चल जाए ठीक है। तो मैं, क्योंकि उस समय निफ्टी था भी 8,000 पॉइंट का ना, तो दिस इज बिग मनी। अब बस मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे महीने हैं जहाँ पे मैं ये नहीं करूँगा, बस इतना ही। और मुझे थोड़ा भी लगे कि भाई मार्केट इज गेटिंग रेडी टू मूव समवेयर, तो मैं दोनों ले लेता था, मतलब एट द मनी कहीं तो जाए यार। तो आई एम सेइंग बेसिकली एक ऑप्शन राइटर क्या बोल रहा है, मार्केट यहाँ क्लोज हो जाएगा बीच में, एक ऑप्शन बायर बोल रहा है देख यहाँ तो नहीं होगा, कहीं दूर ही होगा ठीक है। अगर कॉल लिया तो बोल रहा है कि दूर ऊपर होगा, पुट लिया तो बोल रहा है दूर नीचे होगा, बट दोनों ले ली तो आप बोल रहे दूर ही होगा अब मार्केट ये 1/5 टाइम्स करेगा ठीक है। अब अपना सारा, और जब करेगा तो लगातार 2-3 बार भी करेगा ठीक है। तो सारा असेसमेंट इसीलिए हो जाता है कि व्हेन टू डिप्लॉय दिस स्ट्रैटेजी, व्हेन टू डिप्लॉय दैट स्ट्रैटेजी। तो अलग अलग मार्केट फेजेस के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनती हैं, उन पे काम होता है, फिर आपकी एक स्ट्रैटेजी फेवरेट होती है, फिर उस स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट आप बोलते हैं ये तो सिर्फ मार्केट कभी कभी देगा, अगर मैं पूरे 250 स्टॉक फ्यूचर पे लगाऊं कोई ना कोई तो दे रहा होगा। तो ये एक प्रोसेस है जो यू गो थ्रू एज अ ट्रेडर, और ट्रेडिंग का सबसे टफेस्ट पार्ट आपके इनिशियल 3 सालों में। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ओनली इंडिविजुअल्स हु हैव अ क्लियरली प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग फॉर एटलीस्ट 1,000 डेज। मैं आपको बोल रहा हूँ वो बंदा जो है उसके गुड एंड बैड डेज सबके होंगे, वो निकलता जाएगा, वो रोड पे आ चुका है ड्यू टू रिस्क मैनेज, वो आपको उसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। वो सोते से पहले, मतलब जैसे कल रात को मैं बाहर था, आई थिंक कल हम मिले भी थे, हाँ। उसके बाद में और कहीं और गया था मैं, फिर अपने कज़न ब्रदर से मिला, वहाँ पे हम लोग रात को 10-11 बजे तक थे, डिनर कर रहे थे 12 बजे तक, फिर वहीं कहीं और गए, तो सुबह 3 बजे आए तो क्या किया, ऑर्डर्स डाले, ये जो जीटीटी हैं ये सारे ऑर्डर्स मॉडिफाई किए। सो ही नहीं सकता है बंदा विदाउट ये करे, इम्पॉसिबल है कि ऑर्डर नहीं गए सिस्टम। तो आप पहले ही एनालिसिस कर लेते हो? हाँ, अब अभी एनालिसिस का प्रोसेस बहुत वेल डिफाइंड हो चुका है, बहुत क्लियर कट स्टेप्स हैं उसके ठीक है। एंड आई वुड से कि आई कैन एनालाइज 250 स्टॉक्स इन मे बी 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, क्योंकि आई जस्ट नो पहले ऐसे तो इसमें रिजेक्ट हो गए ठीक है, या ऐसा कुछ एक, तो वो कोई टूल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? हाँ मतलब आई यूज सम स्क्रीनर्स। वैसे मुझे लोगों ने पैसे दे रखा है अपना स्क्रीनर का नाम लेने के लिए, बट आई आई जस्ट से जो स्क्रीनर फ्री है और जो काफ़ी यूज़फुल भी है, चार्टिंग, CHARTINK, उसका अगर आपको इंट्राडे के लिए करना है तो यू हैव टू पे, और क्योंकि मैं पे करता नहीं तो मैं इंट्राडे करता नहीं, बट आई यूज़ स्क्रीनर्स। तो चार्टिंग का स्क्रीनर इज़ वेरी गुड, आपको जिस थोड़े से टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानना पड़ेगा वो आपको फ़िल्टर करके दे देंगे, फिर उसके बाद आप प्राइस एक्शन में अपना दिमाग लगा सकते हैं। मतलब अगर वो की फिल्टर्स मीट करते हैं और छटके फिर सामने आते हैं तो तब आप प्राइस एक्शन पे दिमाग लगाइए। जैसे अगर मुझे डब्ल्यू पैटर्न ही ट्रेड करना है तो डब्ल्यू पैटर्न में क्या होगा, एक सिक्योरिटी ओवरसोल्ड होगा, तो अगर मैं जस्ट RSI अंडर 30 कर देता हूँ तो मुझे सारे गिरे हुए सिक्योरिटी, गिरे हुए मतलब करेक्टिव, नॉट गिरे हुए जैसे कैरेक्टर से गिरे हुए, ओवरसोल्ड है तो सारे, अब उनमें से कुछ पैटर्न बनाएगा रिवर्सल का, और 10 पैटर्न बनाएगा, कोई सॉसर बनाएगा, कोई वेज बनाएगा, कोई ट्रायंगल बनाएगा, कोई कुछ हार्मोनिक्स बनाएगा, उन सब में कोई एक आधा WB बना रहा होगा। वो अब आपका वो यूनिवर्सल वॉच लिस्ट हो गया अगर आप सिर्फ W कर रहे हैं। तो यू नीड टू नो कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिक्योरिटी जिसका प्राइस एक्शन आप ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली RSI होगा 80 के ऊपर, 70 के ऊपर। तो ये रात में ही आप देख लेते हैं सारी चीजें? मेरे को ऑलरेडी पता है कि मैं किस अप्रोच से मार्केट में जा रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि अगर वो अप्रोच चलेगा तो मुझे, अगर वो नहीं चलेगा तो मुझे कितना लॉस हो सकता है।
मेरे में ट्रेडिंग स्किल मतलब क्या है कि मैं आपके अप्रोच को भी ट्रेड कर सकता हूँ। इट इज़ जस्ट दैट कि मैंने एक डिसीजन ले रखा है कि मैं इस अप्रोच से ट्रेड कर रहा हूँ। अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये डिसीजन इन द लॉन्ग टर्म सही है या नहीं। अगर वो सही है, सो स्किल का मतलब हो गया कि अगर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ, चाहे आप रॉक बजा रहे हैं कि चाहे आप क्लासिकल कर रहे हैं, मैं वो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता हूँ। बट मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं क्लासिकल में प्ले करूंगा। बट रॉक का मार्केट बढ़ गया, रॉक के आर्टिस्ट पॉपुलर हो गए, क्लासिकल वाले पीछे रहे। अब वो डिसीजन स्किल तो है। सो समथिंग लाइक दैट आई हैव टेकन अ डिसीजन कि मैं ये हाइपोथेसिस को मार्केट में प्ले करने जा रहा हूँ। अगर वो हाइपोथेसिस सही होगा तो मुझे बहुत पैसा मिल सकता है। अगर गलत होगा तो मैं कैलकुलेट तो करके बैठा हूँ कि इतना जा सकता है, एंड आई थिंक मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ अगर वो जाएगा। बट क्या मैं खुश होऊंगा? वो नहीं होगा, बट मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ ड्रॉप हो गया, बट बुरा बहुत लगेगा कि नहीं, मतलब टाइम कितना वेस्ट हो गया, राइट। एंड वो भी तब जब दूसरा फ्रेमवर्क चल रहा था। तो फिर उसके बाद आपका क्या लगता है, मैं दोनों फ्रेमवर्क चलाऊंगा, तो यानी कि फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फिर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फिर ग्रोथ इट्स अ विशियस साइकिल। मतलब इट्स एंड में खरीद तो मैं ओवरसोल्ड कंडीशंस में ही रहा हूँ, ठीक है, बट देयर इज मोर टू इट देन जस्ट दैट मच। ओके सर, यस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है और बात भी करनी है। मुझे भी आपसे बहुत कुछ तो सीखना है। उसके लिए मैंने प्लान किया है कि आपके साथ हम एक और पॉडकास्ट प्लान करेंगे हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। तो आप जब अगली बार मौका दे तो अपन डिटेल से हम बात करेंगे, यस, कि ताकि मेरी ऑडियंस भी सीख पाए और साथ साथ मैं भी सीख पाऊँ। अगर आपकी ऑडियंस इज काइंड इनफ टू ड्रॉप देयर कमेंट्स, क्योंकि आई एम अ प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, जैसे एक प्रैक्टिसिंग सीए होता है वैसे ही मैं प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रेडिंग हूँ। अगर आपके ऑडियंस इज काइंड इनफ टू ड्रॉप देयर मतलब टेक्निकल क्वेरीज पूछे, मनी मैनेजमेंट पे पूछे, अपना एक्सपीरियंस अगर वो तो शेयर अपन उसी की करते हैं, रेस पे रखते हैं। तो हम उन कमेंट्स को ही मेन सेंटर रख के, क्योंकि दैट विल बी माय वे ऑफ सेइंग हेलो टू द ऑडियंस जिन्होंने अपना इतना कीमती टाइम करेक्ट। हमें यहाँ पे दिया। आई सिंसियरली अप्रिशिएट, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि उनको एडुकेट कर सकें। होपफुली एंटरटेनिंग भी रहा होगा इफ एट ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा सर। आई होप सो, आई रियली तो होप मैंने सो। कोशिश करा कि आपकी जर्नी भी कवर हो जाए और साथ साथ में लोग सीख भी पाएँ। तो बट फिर भी मुझे लगता है कि भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ पूछना, बट अभी है कि इसमें ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अपन करेक्ट, स्टूडियो में बैठ के नहीं, यू आर अ ग्रेट लिसनर, आपने बहुत कंफर्टेबल रखा एंड इट मेक्स इट इजियर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो भाई जैसा भी लगा कमेंट में बताना, और जो सर ने बोला कि अगर आप चाहते हो कि सर के साथ हम एपिसोड लेकर आएँ, तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट कर देना, ताकि हम वीडियो को उसी के अराउंड रखें, जिससे आपका भी बेनिफिट हो, लाइक आपको भी वही चीज़ें जानने को मिले जो आप चाहते हो जानना। तो फिलहाल के लिए आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में एक नए मिलियनियर के साथ में। तब तक के लिए आप जहां भी रहो, मत जाते रहो।